हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके कैफ़े। देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत, ज्योग्राफी की मैराथन वीडियो आप कह सकते हैं। ज्योग्राफी के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं बाइलिंगुअल मिलेंगे। पहली बात, बहुत लोग बोलते हैं कि आपने दोनों कंटेंट मीडियम में नहीं दिए, तो इस बार मैंने दोनों मीडियम को इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या बीएड वगैरह के आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे ज्योग्राफी आती है। आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने पहले से ही पढ़ रखी है तो रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड होते हैं और आपको पढ़ना कैसे तरीके से, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, लिंक करके पढ़ा दें। उसी तरीके से मैं आपको इस कंटेंट को प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और एक चीज़ आपसे यही कहूँगा, वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और यही कहूँगा कि आपको अगर इसको कर लेते ज्योग्राफी को, तो आपको काफ़ी हद तक कमांड मिलेगी। ज्योग्राफी पढ़नी कैसे है, इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही रखे हैं, और किस तरीके से आपको पढ़ना है वो मैंने आपको इसके अंदर पोर्ट्रे कर रखा है। ठीक है, तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, विश्व विरासत का वन किसे कहते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सुंदरबन। सुंदरबन को कहा जाता है विश्व विरासत का वन। इसलिए कहने का रीज़न ये भी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और बहुत ही बड़ा नाम है सुंदरबन। अगर हम बात करें सुंदरबन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो अगर आपको मेंशन मैंने कर रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं बस ये इन्हीं क्वेश्चंस इन्हीं पेपर्स में आए हैं ये क्वेश्चंस, ये कई अलग एग्जाम्स में है, बट जो मेरे को मिले हैं रैंडमली मैंने उन्हीं को यहाँ पे लिख दिया है। राइट, अच्छा हम बात कर रहे थे सुंदरबन। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंदरबन के जंगलों का नाम क्या है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है और इसको ज़रूर याद रखना, आपको मैंग्रोव वन कहा जाता है इनको। ठीक है, मैंग्रोव, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार रिपीट होता है। वहाँ के जंगलों को कहा जाता है, या पेड़ पौधे कह सकते हैं, मैंग्रोव कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है, एक बार अलग तरीके से घुमा के पूछ लिया गया था कि गंगा के डेल्टा या गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं, तो अपोजिट हो गया, आपका हो जाएगा सुंदरबन। राइट, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने आपको बता दिया। अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ मैं वन से ही रिलेटेड बताऊं या फॉरेस्ट से रिलेटेड आपको बताऊं। देखिए इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा है दोनों, क्योंकि अभी मैंने लास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, तो कई लोग बोल रहे थे आपने दोनों मीडियम में नहीं दिया, तो ये दोनों मीडियम में मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बाकी जो मैं एडिशनल नॉलेज देता हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए इक्वल ही है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया में, सबसे ज़्यादा हमारे देश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से राज्य में, ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशंस में। इस जो आपका एनटीपीसी हुआ था इस बार भी पूछा गया था, ये सबसे ज़्यादा है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाँ, बट अगर आपसे पूछा जाएगा 1%, ठीक है, जो आपके फॉरेस्ट प्रतिशत है, उस मामले में नंबर 1 पे कौन सा है, मिज़ोरम है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फॉरेस्ट मैंने आपको बोला परसेंटेज वाइज, मतलब जो उस एरिया का लैंड एरिया है, लैंड एरिया में ज़्यादा परसेंटेज वाइज किस पे है सबसे ज़्यादा वन, तो वो है आपके मिज़ोरम इलाके में। तो दोनों चीज़ों में अंतर है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपका हो जाएगा ये मिज़ोरम। अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है पूरे एरिया वाइज, तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। राइट, हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे कम कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंग भी है रहा है। और अगर मैं आपको बताऊँ, डेटा अगर आप देखेंगे लगभग 20-30 साल का, तो नॉर्मली एक ही रहता है, क्योंकि इतने जल्दी बदलाव नहीं आते किसी भी स्टेट में, आप चाहे फॉरेस्ट एरिया को लेकर ही चलें। अब अगर मैं आपको कुछ इसी से इंटरलिंक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है जिस तरीके से मैं आपको कंटेंट देता हूँ लिंक करके, तो वही चीज़ें मैं आपको इसमें डिस्कस करके बताता हूँ, जैसे आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर क्वेश्चन फॉरेस्ट वगैरह से बन रहा है, तो कुछ चीज़ें आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि एक बार पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी का पूछा गया कि रियल में ऐसा कौन सी चीज़ है जो गार्डन है नहीं, उसको गार्डन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा गया है, तो ये कौन सा है, ईडन गार्डन है। और जो मैच वगैरह देखते हैं उन सभी को पता होगा ईडन गार्डन क्या है, ये क्रिकेट स्टेडियम है। और एक बार आपके एग्जामिनेशन से पूछा गया था कहाँ पर है, तो ये रखना आपको कोलकाता में ये है। ठीक है, कोलकाता जैसे ही आपको आता है, 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, कोलकाता से याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़रूर याद रखना है हमको। और देखिए जैसे ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है, तो मैं आपको एक चीज़ और याद करवाता हूँ, ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पहली बात याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। अब कन्फ्यूज़न बहुत लोग इसमें होते हैं, क्योंकि 1-2 बार एसएससी में पूछा गया और कई लोगों ने इसको गलत करा। पूछा गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। अगर हेड क्वार्टर आपसे पूछा जाता तो आपको याद रखना है दिल्ली में। अगर पूछा जाएगा स्थापना कहाँ पर हुई थी इसकी, तो इसकी हुई थी आपकी कोलकाता में। दोनों में अंतर है, ठीक है, यही कन्फ्यूज़न लोग क्लियर नहीं करते और गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो कोलकाता में है इसका आपका हेड क्वार्टर, तो इसका था दिल्ली में है, आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है, और कोलकाता में ये
इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कंगिंघम के द्वारा की गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कंगिंघम, मैं नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अलेक्जेंडर कंगिंघम के द्वारा की गई थी। तो ये ज़रूर याद रखना है हमको, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। और ये देखिए एक बार अलग तरीके से पूछा गया था। मैंने आपको बोला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना तो इनके द्वारा की गई थी, बट हम ये रट्टा मार के चल जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था रिसेंट के कोई एग्जाम में, एसएससी का पूछा गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर कौन थे, तो यही थे। डायरेक्टर भी आपको याद रखना है, स्थापना भी इन्होंने ही करी थी और डायरेक्टर भी यही बन गए थे, अलेक्जेंडर कंगिंघम। अब देखिए ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब एक इसी से लिंक करके याद रखना आपको एशियाटिक सोसाइटी, ये भी कई बार पूछा जाता है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एशियाटिक सोसाइटी ये पूछा जाता है कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी इसके, तो इसको याद रखना है विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विलियम जोन्स, और इन्होंने कब करी थी? 1784 में करी थी। ठीक है, 1784। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछे गए। एक बार पूछा गया था किस सन में करी थी? 1784। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी की। और इसी से इंस्पायर होकर 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर गई थी अलेक्जेंडर कंगिंघम के द्वारा। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैं आपको स्टेडियम की कुछ चीज़ें बता रहा था, ये भी कई बार आपके स्टैटिक जीके के वाइज पूछा जाता है। देखिए स्टेडियम के बारे में आपको एक चीज़ बताई थी और याद रख लेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम याद रखना है, आपका गुजरात में है। और गुजरात जैसे ही आता तो आपको याद रखना है, गुजरात के हिसाब से आपको चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है और सोमनाथ मंदिर के भी हाल ही में ट्रस्ट बने थे। ठीक है, ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे नरेंद्र मोदी और ये सेकंड पीएम बने थे, इसलिए ज़रूरी बन जाता है। और ये स्टैटिक जी के वाइज भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, देखिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनको कोशिश करिए कि लिंक करके याद रखिए, चाहे वो स्टैटिक में इंक्लूड कर लें आप, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है आपका मेन मोटो होना चाहिए रिवीजन, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना है, सोमनाथ मंदिर में जो बने थे इसके अध्यक्ष बने थे इसके ट्रस्ट के, तो वो प्रधानमंत्री मोदी थे जो सेकंड पीएम बन गए हैं। और इन्हीं के नाम पे मोटेरा स्टेडियम का नाम रख दिया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये गुजरात में। ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है हमको, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है। और अगर एक और याद रखना है आपको, ये तो हो गया मोटेरा स्टेडियम। ये कान्हा स्टेडियम कहाँ पर है ये बताइएगा। अभी हाल ही के एनटीपीसी के एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया क्वेश्चन है और मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था, ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जैसे आपका फिरोज शाह कोटला मैदान, इसका भी हाल ही में नाम भी बदल दिया गया था। किनके नाम पे? अरुण जेटली जी के नाम पे, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया था कुछ समय पहले, तो उनका नाम याद रखना है, फिरोज शाह कोटला मैदान उसका नाम था। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये करंट के नहीं होते, कई लोग सोच रहे होंगे करंट के क्वेश्चन है, ये आपके स्टैटिक जी के क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार ऐसे घुमा के पूछ लिया जाता है कि पहले इसका क्या नाम था, तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे हमारे से जाते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया है? अच्छा एक और याद बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। मिज़ोरम आया था तो मिज़ोरम से कुछ चीज़ें बताऊँ। जैसे मैंने आपको बताया था 1% जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा मिज़ोरम का है, तो मिज़ोरम में आपका एक दम्पा टाइगर रिजर्व, ये पूछा गया है कई बार एसएससी की एग्जामिनेशन में। दम्पा टाइगर रिजर्व तो पूछा जाता है कहाँ पर है आपका, तो यही याद रखना है आपको। और जैसे टाइगर आता तो आपको मैंने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? 1973 में। और इसी के बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट आएगा तो 1992, ये इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया था, राइट। और जैसे ही नेशनल पार्क आ रहे हैं तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। जैसे हमारा पहला नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क पूछा जाएगा, वो था, उसकी स्थापना हुई थी 1936 में और वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बट उसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था जो आज के टाइम पे उत्तराखंड में है। इसका पहले नाम रखा गया था 1936 में हैली नेशनल पार्क, ठीक है, हैली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया था। फिर बाद में इसका जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। अब हाल ही में इसका नाम चल रहा है कि रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा, क्योंकि यहीं से रामगंगा नदी बहती है इसी तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, पहला नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो यही था और ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का, राइट। और अगर हम बात करें कुछ और चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूँ, जैसे कोलकाता के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे, तो कोलकाता से 2 चीज़ याद रखिएगा। पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय, ठीक है, वनस्पति संग्रहालय ये कहाँ पर है आपका, तो याद रखना आपको ये है आपका कोलकाता में, ठीक है। पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन है। और अभी कुछ समय पहले 2016 के टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन न्यूट्रल या बोल सकते हैं या कार्बन फ्री वाला हमारे देश का पहला स्टेट कौन सा था, वो था हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये क्योंकि 2016 में भी पूछा गया था और उस समय न्यूज़ में भी था, तो आपको स्टैटिक वाइज इसको याद रखना है, राइट। और अगर हम बात कर लेते कुछ और नई चीज़ें इसमें इंक्लूड करके, जैसे आपको मैं बताऊं पश्चिमी घाट बहुत ज़्यादा नाम में रहता है। क्यों? एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि हमारे देश में जो भारत में एक तरीके से मानसून की जो वर्षा आती है और जो मेन रीज़न एक तरीके से है बारिश होने का हमारे यहाँ मानसून के थ्रू, वो कौन से तरफ से होता था? पश्चिमी घाट से, ठीक है, जिसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है। और वैसे याद रखना आपको इसका दूसरा नाम भी है सह्याद्री,
ठीक है, सह्याद्री। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बारिश हमारे इलाके में कौन सी होती है, तो याद रखना हमको भारत में होती है मानसीन राम में, ठीक है, मानसीन राम ये जगह। चल ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए कि मानसीन राम कहाँ पर है ये आप बता सकते हैं। इससे पहले चेरापूंजी कहा जाता था, ये बहुत ही पास में पड़ता है उसके, और इतना मैंने हिंट दे दिया। तो आप बताइएगा कि मानसीन राम ये कौन से स्टेट में पड़ता है भारत के, कमेंट्स बॉक्स में, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। जैसे आपका हम बात करें पर्यावरण से रिलेशन, तो एक चीज़ और याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है, NERRIRI, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना है नेशनल, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, फिर दोबारा बोल देता हूँ, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी पूछी जाती है स्थापना, तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कहाँ पर, तो याद रखना आपको नागपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कई बार पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि लबसना कहाँ पर है, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म आप बताइएगा, लबसना की फुल फॉर्म कहाँ क्या है, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ये है आपका मसूरी, ठीक है, मसूरी भी कहा जाता है इसको, और ये है आपके उत्तराखंड में, और मसूरी के पास ही पड़ता है गैरसैंण। गैरसैंण है हमारे उत्तराखंड की क्या समर कैपिटल, राइट। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, ये कुमाऊं रीजन में पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है हमारी, तो वो याद रखना है हैदराबाद में है, राइट। तो 2-3 चीज़ें आपको मैंने यहाँ से बता दी है। और जैसे नागपुर बता रहा हूँ, तो नागपुर से एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, ये सारे मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन बता रहा हूँ, अलग नहीं है कि स्ट्रेटेजी के होंगे इसके अंदर। नागपुर से एक चीज़ याद रखना है, संतरे बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। पूछा जाता है संतरों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा केसर का कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेब का कहाँ पर होता है, तो ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाता है कि रबड़ का सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो याद रखना है केरल। आपसे पूछा जाता है मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो हो जाएगा केरल। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं यहाँ से। अगर आपसे पूछा जाता है गन्ना कहाँ सबसे ज़्यादा होता है या गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपके उत्तर प्रदेश में, राइट। आगे बढ़े। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था SSC में, अगर हम भौगोलिक वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूछा गया था 2017 में कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो वन भूमि है कितना प्रतिशत है। उस समय था लगभग आपका 20%, बट अभी हाल ही के रिपोर्ट में और ये NTPC में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना हो गया है, तो याद रखेंगे 21% हो गया है। तो ये भी 2-3 चीज़ें हमको यहाँ से याद रखना है। ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट अगर आपके सामने अप्रोक्स आता है वैल्यू, तो आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे एग्जाम में आया था और ये ज़्यादातर वेरिएशन नहीं होता, बहुत रेयर होता है। तो आप अगर आपको लमसम इतना पता है कि कितना परसेंट है, तो आप इजीली इसमें थोड़ा बहुत ट्रिक भी लगा के राइट आंसर लगा सकते हैं। हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताऊं, जैसे सबसे ज़रूरी है दाची गाम, जिसको कहते हैं अभयारण्य, ठीक है, दाची गाम, ये नाम बहुत बार पूछा जाता है। ये कहाँ पर है आपका, JNK में है, राइट। JNK में सारे जो नेशनल पार्क से रिलेशन है, ये आपके कहाँ आ जाते हैं, ज्योग्राफी में आ जाते हैं, कई लोग इसको स्टैटिक जीके में इंक्लूड करते हैं। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, आपका मेन कंसर्न है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए दाची गाम में ही यहाँ पर एक पाया जाता है कश्मीरी महामृग, ठीक है, महामृग। मृग किसको कहा जाता है, हिरण को, ये नाम है इसका, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये पूछा जाता है, ये पूछा गया SSC के क्वेश्चन कि ये कहाँ पाया जाता है। इसको दूसरा नाम हंगुल भी कहा जाता है, ठीक है, हंगुल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना दाची गाम, ये जो आपका अभयारण्य है, या इसको कह सकते हैं एक तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहीं पर ये पाया जाता है। तो ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर यही पाया जाता है पूरे भारत में, बाकी नहीं पाया जाता है, राइट। तो याद रखना। एक और होता है अमूर फॉल्कन, ठीक है, अमूर फॉल्कन पूछा जाता है फॉल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये यू है, ठीक है। अमूर फॉल्कन कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना नागालैंड में, राइट, नागालैंड में। देखिए एक प्रवासी पक्षी अगर बोले बहुत लंबा ट्रैवल करता है साइबेरिया से, और ये आके काफ़ी लंबे समय तक नागालैंड में स्टे करता है, राइट। तो इसलिए इसको फॉल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में, तो इसको भी याद रखिएगा, जो मैंने आपको बता दिया प्रवासी पक्षियों से रिलेटेड, राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे पक्षी विज्ञानी के नाम पे बहुत बड़े सलीम अली, पूछा जाता है इनका रिलेशन किससे था, बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे। आपने वो देखी होगी 2.0 मूवी, राइट, जो रोबोट की सेकंड पार्ट आया था, उसमें जो उन्होंने अक्षय कुमार ने जो रोल प्ले करा था, वो इन्हीं का था, सलीम अली, राइट। ऐसा आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े और इनका सबसे ज़्यादा लगाव रहा था पक्षियों से, और बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च करे थे उनके बारे में, तो इसलिए कहा जाता है पक्षी विज्ञानी कौन है, सलीम अली। और इनका नाम रखा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं के नाम से आपको चीज़ याद रखनी है, सलीम अली नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाएगा। चलिए ये आपके लिए है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं ये बता देता हूँ, सलीम अली नेशनल पार्क आपका पड़ जाएगा JNK में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो है आपकी गोवा में। तो दोनों चीज़ें क्लियर रखिएगा, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ से आपको लिंक करके बता दिए। और चीज़ें मैं आपको यहाँ से लिंक करके बताऊँ, जैसे कि मैं केरला की बात कर रहा था कि मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन है,
राइट, अगर रबड़ सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है। अच्छा देखिए, केरल से मैंने 2-3 चीज़ें जोड़ी तो मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे साइलेंट वैली, ये तो सभी जानते हैं, साइलेंट वैली आपका कहाँ पर है, केरला में ही है। इसको दूसरा नाम इसका बोला जाता है शांत घाटी। हिंदी मीडियम वाले याद रखें क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम एक तरीके से रट्टा मार के चले जाते हैं साइलेंट वैली के हिसाब से। और ये है आपका केरला में। अब इसमें देखिए एक बार कन्फ्यूज़न करने के लिए एसएससी ने क्या दे दिया कि ऐसी कौन सी जगह है भारत में जहाँ पर पादपों, जिसको पेड़ पौधे कहा जाता है, और प्राणियों, इनकी दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। तो यही याद रखना आपको साइलेंट वैली। इसलिए साइलेंट वैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको याद रखना है, इसी के आसपास है, कि आप केरल में भी पड़ता है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। और मैंने अभी हाल ही के एक वीडियो में आपसे कमेंट में पूछा भी था, कई लोगों ने गलत भी दिया था उसका राइट आंसर, कि नीलगिरी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, वैसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहेंगे आप। बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और भारत का पहला है, पहली चीज़ याद रखना है। और ये है कौन से इलाके में, तो याद रखना है आपको, केरला में ही पड़ता है काफ़ी हद तक, कर्नाटका में भी पड़ता है, ये आपका तमिलनाडु में भी पड़ता है, ठीक है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस पूरे इलाके को एक तरीके से ये कैप्चर करता है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया था। ये हो गया क्लियर जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, हम एक चीज़ और देख लें। जैसे मैं आपको बताऊं कि काजीरंगा नेशनल पार्क, आप सभी जानते होंगे, ये पूछा था कौन से जीव के लिए बहुत फेमस है, तो एक सींग वाला गेंडा यहीं पाया जाता है, ठीक है, एक सींग वाला। और अगर आपसे पूछा जाएगा हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, हिम तेंदुआ, कुछ ऐसे स्पेसिफिक जंतु हैं जो एक स्पेसिफिकली आपके नेशनल पार्क्स में पाए जाते हैं। ये पाया जाता है आपका हेमिस नेशनल पार्क में। और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे छोटा है साउथ बटन, जो आपका पड़ता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साउथ बटन, ये आपका पड़ता है अंडमान निकोबार में। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दी, इनको भी याद रखिएगा। और अगर हम इससे अलग और चीज़ बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया काजीरंगा नेशनल पार्क, तो याद रखना है असम में 2-3 और भी हैं। जैसे आपका हो जाता है मानस हो गया, नामेरी हो गया, औरंग हो गया, डिब्रू सेखोवा हो गया। ये सारे आपके कहाँ पर पड़ते हैं, यहीं पर आपके पड़ते हैं असम में, ये सारे नेशनल पार्क, राइट। अगर हम इनसे और अलग देखें, जैसे एक बार एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है कि समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है, समुद्री गाय। अब ये बहुत कन्फ्यूज़न है कि एक तरीके से समुद्र में कोई गाय तो तैर नहीं सकती। तो ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पहले इसका नाम बता देता हूँ क्योंकि पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेवल ऊपर करके मैं आपको बताता हूँ। इसका दूसरा नाम है डुगोंग, ठीक है, डुगोंग। ये पूछा गया था कि डुगोंग कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके जो मैंने आपको बताया था नीलगिरी, इसी इलाके में पाई जाती है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगर आप बोले नीलगिरी, वैसे इसका राइट आंसर एग्जैक्टली नहीं माना जाता क्योंकि एसएससी में इसका पूछा गया था कहाँ पर है, तो मन्नार की खाड़ी आप लगाइएगा अगर आपके ऑप्शन में आता है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ही ऑब्जेक्शन हुए थे इस क्वेश्चन को लेके, कई लोग इसको नीलगिरी लगा रहे थे, बट मन्नार की खाड़ी के आसपास का जो इलाका है, या आप कह सकते हैं मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, उसी तरफ ये समुद्री गाय पाई जाती है। समुद्री गाय मतलब क्या है, देखिए इसका दूसरा मैंने आपको बता दिया है डुगोंग। और ये समुद्र की जो घासें हैं उन्हीं को खाती हैं, अंदर ही रहती है समुद्र में, राइट। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेशनल पार्क की बात कर रहा था मैं, तो जैसे आपको याद रखना है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, सिक्किम में। और अगर सिक्किम आता तुरंत आपको याद रखना है बाईचुंग भूटिया, जो बहुत बड़े फुटबॉलर रहे थे, वो यहीं उनका रिलेशन कहाँ से था, सिक्किम से था। ये पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया था। जो भी चीज़ होती है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, आपको ज़्यादातर कमांड रखते हैं प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं। बट हाँ, ये याद रखना है कि जो एक बार पूछ लिया गया आपके एग्ज़ाम में, वो 100% कभी ना कभी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको एटलीस्ट उसको दिमाग में रखना है। सिक्किम से मैंने आपको बता दिया कंचनजंगा नेशनल पार्क। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी सबसे हाईएस्ट पीक में कंचनजंगा का कौन सा नंबर है, तो याद रखना अगर भारत में बात करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे एग्जिस्ट करती है कंचनजंगा। वैसे तो हमारी K2 है सबसे ऊपर, गॉडविन ऑस्टिन, सेकंड नंबर पे आपकी पड़ती है कंचनजंगा। अब देखिए कई लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं K2 को, ये आपका पड़ता है POK में, ठीक है, और POK हमारा ही पार्ट है, इसलिए हमारा ही K2 हो जाता है। याद रखना, ये गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है। सेकंड होता है कंचनजंगा और ये आपका पड़ता है यहाँ पर सिक्किम में पड़ता है, ठीक है, कंचनजंगा। 2-3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ से लिंक करके बता दी। अगर आपसे पूछा जाता है शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, शिवपुरी नेशनल पार्क, शिवपुरी नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। क्यों, क्योंकि एक बार देखिए ये तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, बट शायद मैंने अपनी आपको वीडियो में बताया हो या ना, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि एक बार पूछा गया था कि तेंदुआ और चीतल के लिए कौन सा प्रसिद्ध ऐसा नेशनल पार्क, तो यही है, खासकर तेंदुए के लिए, ठीक है। और चीतल एक तरीके की ये भी इसकी नस्ल होती है, बाघ की एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर पाया जाता है आपके शिवपुरी नेशनल पार्क में। तो 2-3 चीज़ें याद रखना है। एक बार पूछा गया था कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, हमने इसको याद कर लिया। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली तेंदुआ और चीतल भी पाए जाते हैं। और जैसे ही मध्य प्रदेश आता है तो मध्य प्रदेश से बता दूँ, कान्हा नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कान्हा नेशनल पार्क ही ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग को क्या जंगल बुक लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिली थी, ठीक है, जंगल बुक।
और इसके राइटर भी आपसे पूछा जाएगा तो रुडयार्ड किपलिंग हो जाते हैं, रुडयार्ड किपलिंग, राइट। तो याद रखिएगा। और आपसे पूछा भी जाता है, वैसे एसएससी में आज तक नहीं पूछा गया, एक बार पीसीएस में पूछा गया था, ये शायद बीपीएससी था, और उसमें पूछा गया था कि कौन से ऐसे नेशनल पार्क से इंस्पिरेशन मिली थी आपके रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की, तो कान्हा नेशनल पार्क ही था, राइट। और अगर हम बात करें बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश में ही पड़ जाएगा। माधव, मैंने आपको बता दिया, माधव नेशनल पार्क भी आपका ही पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का या पूरे विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम याद रखना है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ, राइट। और आपसे पूछा जाता है कि एक अमेरिका में बहुत फेमस है, कौन सा नेशनल पार्क है, आपका है येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है यूएसए में। अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बहुत ही अलग इसका एक तरीके से रोल है पूरे वर्ल्ड में। क्यों है ये आप एक नहीं तो सर्च कीजिएगा, नहीं तो मैंने आपको एक अपनी एक वीडियो में बताया था येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत अलग क्यों है, और ये आपको बस मैंने बता दिया। यूएसए बेसिकली आपको ये याद रखना है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। तो ये आप ज़रूर, अगर जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो आप एक बार गूगल पर सर्च कीजिएगा कि ये है क्या येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में आपको बताऊँगा, पर मैंने आपको एक वीडियो में ज़रूर बताया था। और अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और बता दें, जैसे आपका मधुमलाई नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, या पशु विहार भी कहा जा सकता है। ये कहाँ पर है आपका, दोबारा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, मधुमलाई, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पड़ता है, वैसे तो बेसिकली आप इसको ज़्यादातर, अगर आपके ऑप्शन में कुछ साउथ के स्टेट नहीं आते तो आप तमिलनाडु लगाइएगा। वैसे ये 2-3 जगहों को कैप्चर करता है, जैसे आपका नीलगिरी करता है, तो ये तमिलनाडु को भी करता है, केरल को भी करता है, कर्नाटक को भी करता है। तो ये 2-3 चीज़ें हमको याद रखनी है जो मैंने आपको बताया था। देखिए, आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे ही आता है आपके सामने, तो ये पूछा जाएगा कि कावेरी जल विवाद कौन से 2 स्टेट के बीच में। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए कि वो किसके साथ विवाद है तमिलनाडु का, केरल के साथ है या कर्नाटक के साथ है, कावेरी जल विवाद। ये मैंने आपको कई बार बताया भी था, बहुत पुराना विवाद माना जाता है, लगभग 120 या 30 साल हो गए इस विवाद को लेकर इन दोनों स्टेट के बीच में। जैसे आपने कई बार देखेंगे कई स्टेट के बीच में विवाद हो जाता है, तो वैसे ही इनके बीच में भी है। तो ये कावेरी जल है जो उसको पानी को लेके विवाद है इन दोनों स्टेट में। ये क्या, एक आपको बताना है कौन से 2 स्टेट है, तमिलनाडु के साथ कौन सा स्टेट विवादित है ये, राइट। तो चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, मधुमलाई का नाम बता रहा था, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा गया था कि किसके लिए फेमस है मधुमलाई, तो ये भी आपको याद रखना है बाघों के लिए, ठीक है। बाघों को एक और इसका नाम होता है व्याघ्र, इसके लिए फेमस है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने बोला आपको मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है पन्ना, ठीक है। पूछा जाता है पन्ना कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। पन्ना किस लिए फेमस है, तो ये आपने गाने वगैरह में सुना होगा, हीरो के लिए, डायमंड्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं पर होता है। और यहाँ का हीरा बहुत ही माना जाता है, बहुत अच्छे किस्म का बोला जाता है। जैसे किस्म बोल दिया मैंने आपको, बहुत अच्छी किस्म का। तो चलिए ये बताइएगा, कोयले की सबसे अच्छी किस्म, या कह सकते हैं एक सबसे अच्छा शुद्ध रूप कौन सा है कोयले का, तो वो है एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट ये पूछा जाता है, इस बार के एनटीपीसी ग्रुप डी में भी कई बार रिपीट हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन है कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है इंडिया में, तो वो जगह का नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश स्टेट है। अगर जगह का नाम पूछा जाता है आपसे, तो तुमलापल्ली नाम है उसका, तुमलापल्ली। जैसे तुमलापल्ली आता है, एक नाम याद रख लीजिएगा, पोचमपल्ली बहुत फेमस नाम है। यहीं पर 1951 में आचार्य विनोबा भावे, जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, पहले भारतीय हैं वो, आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था पोचमपल्ली में, और बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। और ये पोचमपल्ली आज के टाइम पे, वैसे तो आंध्र प्रदेश में था, बट आज के टाइम पे आपका पड़ता है तेलंगाना में। और देखिए, भाषा के आधार पर आधारित रूप से पहले वाला बनने वाला स्टेट आपका कौन सा था, आंध्र प्रदेश ही था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोचमपल्ली जहाँ पर इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, पहले याद रखना है 1951 में चलाया था, जगह का नाम था पोचमपल्ली, तेलंगाना में पड़ता है। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, 2 जून। और ये सन कौन सा था, ये आप मुझे बताइएगा, 2014 था या 15 था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, भूदान आंदोलन बेसिकली यही था कि यहाँ, जैसे आपको बताया उस समय इतनी सारी रियासतें थी। एक चीज़ और इंक्लूड कर दूँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सारी बहुत सी रियासतें थी, टोटल थी 565। कई में अलग अलग आपको डेटा मिलेगा, 565 थी टोटल, बट 562 तो हमारे साथ इंक्लूड होना चाह रही थी भारत के साथ। बट 2-3 ऐसी थी, जैसे आपकी जूनागढ़ हो गई, राइट, जैसा आपका कश्मीर हो गया,
राइट, आज के टाइम पे जैसे कश्मीर है। एक और था आपका कौन सा था, जूनागढ़ हो गया आपका, हैदराबाद, राइट। ये 3 ऐसी जगह थी जहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो रहा था। विवाद मतलब कि उन पर लेके थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था सर्वसम्मति कि हम कैसे इसको अपने साथ भारत में सम्मिलित करें। तो जूनागढ़ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम थी, ये तो बात आपको मैंने कई बार बताया अपनी वीडियोज़ में। तो 565 रियासतें थी। फिर बाद में जो इन सभी का एकीकरण किन्होंने करा था, यूनिटी किन्होंने करी थी, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देखेंगे। तो इसी कारण जब उस समय रियासतें थी, तो रियासतों का एक बहुत बड़ा एरिया जो हुआ करता था, छोटे छोटे किसानों को कुछ भी नहीं था, उनके साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं किया जाता था। तो उसी समय इन्होंने, आचार्य विनोबा भावे ने, जब देश आज़ाद हो गया था, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि बहुत बड़े लैंड एरिया को ज़मींदारों ने अपने पास रख लिया था, जिससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, आगे डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, और इससे किसानों के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था। तो इसी के लिए इन्होंने एक भूदान आंदोलन चलाया कि अगर जो अपनी ज़मीन को बेचेगा मतलब दान में दे देगा फ्री में छोटे किसानों को, तो एक तरीके से उनको बहुत इंस्पिरेशन के तौर पे देखा जाएगा। तो इससे कई लोग इंस्पायर हुए इस आंदोलन से, और एक बहुत बड़े जो पोचमपल्ली जब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इस आंदोलन को, वहाँ से एक बहुत बड़े ज़मींदार ने इसको कहा कि ठीक है, मैं अपनी सारी ज़मीन दे रहा हूँ किसानों को, और वो एक छोटा पार्ट उन्होंने अपने पास रखा था, जो एक सक्सेसफुल मूवमेंट माना जाता है। और इन्होंने ही व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? पहले व्यक्ति यही थे, आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था, पहले भारतीय। और सेकंड सत्याग्रह जो व्यक्तिगत चलाया था वो थे JL नेहरू। नॉर्मली कई लोग इसको नहीं बताते, मैं आपको बता दूं क्योंकि SSC में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना किन्होंने था? महात्मा गांधी जी ने चुना था। तो मैंने आपको देखिए ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक भी इंक्लूड कर रहा हूँ और हिस्ट्री भी, तो ऐसे ही आपको याद रखना है, तभी आपके लिए बेनिफिट करेगा। एक चीज़ और बता दूँ, ऐसे जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैंने ई-बुक बना रखी है। जिनको बच्चों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर SSC, रेलवेज़, कोई भी जहाँ पर आपके में हिस्ट्री आती है, राइट, कोई भी वनडे एग्जामिनेशंस हो। इनफैक्ट मैंने इसके अंदर पीसेस तक भी इंक्लूड कर रखा है। और हिस्ट्री हो आपकी, ज्योग्राफी की, अगर आप, ज्योग्राफी तो नहीं है मेरे पास अभी, हाल ही में उसके ऊपर करूँगा प्लानिंग। हिस्ट्री आपकी, और आपकी स्टैटिक GK, राइट। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका वोकेबलरी। वोकेब में मैंने ओनली अभी आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंक्लूड कर रखे हैं। अभी 1-2 महीने में मैं आपका ईडियम भी इंक्लूड कर दूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इंक्लूड कर दूंगा, और आपका वन वर्ड, जिससे आपको अदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों ई-बुक आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको प्रोवाइड कराया वैसी फॉर्म में आपको मिलेगा। और अपडेट मैंने कर ही दिया है। अभी हाल ही में कई लोग बोल रहे थे एक नया अपडेट करिए, कई नए क्वेश्चंस मिले हैं, तो उनको मैं अपडेट करूंगा और नए तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो बेसिकली आपको अपडेट का वेट नहीं करना, मैं अपडेट जब भी होता है मैं फ्री में ही दे देता हूँ। तो कई लोग उसके चक्कर में रहते हैं कि हम उसके चक्कर में रहेंगे तभी परचेज़ करेंगे, तो उनका सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए मेन इसमें कहानी मैं आपको बता दूँ, जो स्टैटिक GK है, राइट, स्टैटिक GK कई लोग बोलते हैं MCQs में है कि नहीं, तो वो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने डिटेल में आपको दे रखा है। हाँ, बट आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। रीज़न देखिए यही है, जब मैं खुद पढ़ता था, चाहे मेरी हिस्ट्री हो, स्टैटिक GK हो, मेरे को कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, टॉपिक क्लियर करने के लिए कोई बुक पढ़नी पड़ती थी। ल्यूसेंट जैसे हो गया, अब ल्यूसेंट देखने में तो बहुत छोटी है, बट बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसके अंदर। फिर उसके बाद देखिए, ये तो चलिए इसको पढ़ लिया तो कंप्लीट हो जाए, फिर भी दिक्कत होती थी, फिर मुझे घटना चक्र पढ़नी पड़ती थी, जिससे 2 बुक हैं उनका बर्डन बढ़ जाता था। इसलिए मैंने इस ई-बुक को बनाया अपने हिसाब से, अपने नोट्स खुद बनाए, वीडियोस देखी, कई जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे उसके लिए कॉपी में लिखा, और ऐसी तरीके से मैंने सारे सब्जेक्ट का बनाया। फिर मैंने स्टैटिक GK के क्वेश्चंस कई लोगों को प्रोवाइड कराए, तो लोगों ने पसंद करा, तो उसके लिए डिमांड करी कि आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैंने अपनी PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराई थी वो, और बहुत लोगों ने पसंद कराए, तो उसको ले लीजिएगा, आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ल्यूसेंट वगैरह और घटना चक्र के लिए, क्योंकि टॉपिक वाइज मैंने उसके अंदर दे ही रखा है। साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंक्लूड करके दे रखे हैं, जो डिटेल में है, आपको दोबारा से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन 2 सब्जेक्ट को लेके। और वोकैब का भी सेम कहानी है, वोकैब आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ वोकैब को कभी भी आप मोर देन सफिशिएंट ना समझे, थोड़ा बहुत आगे अपने भी नई जो वोकैब सारी उनको लिखते रहे, वो आपके लिए बेनिफिट करता है। तो बस इतना ही है, आपको लेना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर से ले लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, बांग्लादेश के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ और बॉर्डर विद बांग्लादेश? बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखिए थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, ये थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर, सीमा सम्मिलित नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, राइट। अब देखिए किन के साथ नहीं लगती, आपको सिंबल में आ रहा होगा, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है उत्तराखंड, राइट। तो मैं आपको कुछ देखिए बाउंड्री जिससे रिलेटेड आपकी जो नेबरिंग कंट्री हो गई, या कोई भी स्टेट की बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रही है, ये बहुत बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। इस बार का जो NTPC का एग्जामिनेशन देने जाएंगे, उनके भी एग्जामिनेशन में CBD 2 में पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन,
तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको डिटेल में आपको एक तरीके से मैप के थ्रू समझा देता हूँ, जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड रहते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको सारी नेबरिंग कंट्री बता देता हूँ, जो हमारी बगल की जितनी भी आसपास की आपकी नेबरिंग कंट्री है, उसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा मालदीव, आपके बारे में पता है, मालदीव बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो भी नेबरिंग कंट्री है हमारी। तो मालदीव के बारे में पूछा गया था कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, वो है आपका मालदीव, राइट। मालदीव वगैरह में तो आप सभी जानते हैं, कई लोग छुट्टियां मनाने भी जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, बहुत छोटा द्वीप है जो पूरे भारतीय महासागर में स्थित है। पाकिस्तान से रिलेटेड याद रखिएगा, एक बार एसएससी के सीजीएल 2016 में पूछा गया था कि सियाचिन विवाद किन दो कंट्री के बीच में है, और इसके बारे में आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। किसके बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, राइट। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। सियाचिन विवाद के बारे में आपको बताया था कि सियाचिन विवाद था क्या, बहुत डिटेल में। अच्छा, सियाचिन से 2-3 चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है पूरे विश्व में सबसे ऊंचा, तो यही है सियाचिन, राइट। आपसे पूछा जाएगा पहले प्रधानमंत्री कौन है जो सियाचिन में गए थे, तो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सारे चीज़ें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सियाचिन से रिलेटेड। चलिए, ये मैं आगे आपको बताऊंगा सियाचिन से रिलेटेड। अभी आप कमेंट बॉक्स में रिसेंट टाइम पे बताइए कि सियाचिन के टाइम पे जो हमारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था हमने, वो कौन सा ऑपरेशन था। आगे मैं आपको बताऊंगा ही, बट अगर जिनको नॉलेज है, मेरी वीडियोस पुरानी आपने देखी हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा था वो विवाद। मैंने आपको बता दिया सियाचिन के साथ पाकिस्तान और इंडिया का है, और पाकिस्तान कहता है कि हमारा, बेसिकली अगर आपको बताऊं, क्योंकि इसको कैप्चर कर लिया गया था पाकिस्तान की सेना के द्वारा, और जो मैंने आपको बताया था करगिल वॉर हुआ था उस टाइम पे भी ऐसी कुछ कंडीशंस थी, और यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। मैं आपको डिटेल में आगे बात करूँगा, पहले हम जो वन लाइनर है वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, राइट। देखिए, ये आपका पड़ जाता है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप कितने इसके द्वीप हैं, आइलैंड कितने हैं? 36 है। इसको ज़रूर याद रखना, आपको कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे सिंपल बात पूछी जाएगी कि आपका अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल आपका अलग करता है, डिवाइड करता है, तो वह है 10 डिग्री चैनल, ये भी आपको याद रखना है, राइट। अगर मैं कुछ और कंट्री से रिलेटेड आपको बताऊं, जैसे कि अंडमान की मैंने आपको बताया था सैडल पीक, याद रखना आपको, सबसे ऊंची पीक है। जितनी बार आ रहा है अंडमान निकोबार में, आपको सारे फैक्ट दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि यही पढ़ने का तरीका है। चलिए, हम नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। टोटल नेबरिंग कंट्री कितनी हमारी? 9 नेबरिंग कंट्री है हमारी। कौन कौन सी है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हो जाता है आपका पाकिस्तान, राइट, सिंपल सी बात है। दूसरा हो जाता है अफगानिस्तान। अब देखिए, अभी इसको बारे में बताऊंगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको अफगानिस्तान को लेके, राइट। तीसरा आपका हो जाता है चाइना, ठीक है। चौथा हो जाता है आपका भूटान। भूटान के साथ हमारे बहुत अच्छे से रिलेशन रहे स्टार्टिंग से, भूटान हो जाता है। फिर आ जाता है आपका नेपाल, राइट। फिर आपका आ जाता है इसके बाद म्यांमार, राइट। इसके बाद आ जाता है आपका मालदीव, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मालदीव, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे तो आ जाएंगे आपके बांग्लादेश। इसको आज़ाद कराने का काम भी इंडिया ने ही करा था। और इसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका श्रीलंका। अब देखिए, इसको लेके बहुत मिथ है, लोग बोलते हैं अफगानिस्तान था कि नहीं, वो मैं आपको बता दूं। अगर बेसिकली आप देखेंगे तो कई लोग बोलते हैं कि बॉर्डर शेयर नहीं करता अफगानिस्तान, बट अफगानिस्तान बॉर्डर नेबरिंग कंट्री इसलिए माना जाता है क्योंकि पीओके जो पार्ट है यहाँ पर जो आपका पड़ता है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ज़रूर याद रखिएगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा कश्मीर का पार्ट है। और मैंने आपको बता दिया था, कई लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कैसे जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो हमारा कैसे है, जो आज के टाइम पे उनके पास अधिकार में है वो। तो उसके मैं एक चीज़ और बता दूं, पीओके के बारे में याद रखिएगा, यहाँ की कैपिटल पूछी जाती है मुजफ्फर। चलिए, ये मैं आपको नहीं बताता, आप मुझे बताइए, थोड़ा सा मैंने नाम भी ले लिया है, तो ये बताइएगा इसकी कैपिटल क्या है, पूछी गई थी रिसेंट एग्जामिनेशंस में, क्योंकि हमारा पार्ट है तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहीं पर आपका K2 भी मिलता है, जो सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन जिसका नाम कहा जाता है। देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर करता है वो है ड्यूरेंड, राइट। ड्यूरेंड लाइन हमारी इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, इस बाउंड्री लाइन को ड्यूरेंड कहा जाता है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पाकिस्तान के पास कैप्चर है इलाका, तो बाउंड्री कौन शेयर कर लेगा आपका? अफगानिस्तान के साथ, यहीं पे पास में आपका कर लेता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान कहता है कि ड्यूरेंड लाइन हमारी है अफगानिस्तान के साथ, ना कि इंडिया के, क्योंकि वो उनके अधिकार में है अभी हाल ही में पीओके। इसलिए आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे अफगानिस्तान के साथ कौन सी बॉर्डर लाइन है, उसका नाम याद रखना है ड्यूरेंड। ये क्लियर हो गया, जो मैंने आपको फैक्ट बता दिए। उसके ऊपर बहुत सी कहानी है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम, राइट। ये सारे आपको नेबरिंग कंट्री बता दी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में 8 आता है और 9 आता है, तो आपको 9 ही राइट आंसर लगाना है। क्लियर हो गया ये चीज़।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें। अब मैं आपको एक और दो चीज़ें बताऊँ। जैसे आपका पूछा है भारत की तटरेखा कितनी है, तटीय सीमा जो आपकी जो पूरे समुद्र के साथ लगती है, ये तटीय सीमा कहा जाता है इसको। इसकी पूरी है एग्जैक्टली अगर लाइन बोलेंगे 7516.16 किलोमीटर, ठीक है एग्जैक्टली। वैसे ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशंस में यही आता है 7000, राउंड फिगर में बहुत रेयर देखने को मिलता है। अब ज़्यादातर अब थोड़ा एडवांस हो गया लेवल, तो अब आपको पूरा एग्जैक्टली फिगर पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखना है। पॉइंट वाले याद भी नहीं रखेंगे, बट ये तो ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हमारे एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जा चुके हैं ये। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पाकिस्तान से रिलेटेड फैक्ट, तो देखिए पहले मैंने आपको जितनी नेबरिंग कंट्री बताई उनके सारे आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जिनकी बॉर्डर लाइन हमारी लगती है और उनके नाम क्या है। पहला हो जाता है आपका रेड क्लिफ, ठीक है रेड क्लिफ, ये किसके साथ लगती है हमारी, ये लगती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इसके बाद हो जाता है बॉर्डर शेयर, याद रखिएगा बाउंड्री लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ। और जो रेड क्लिफ एक पर्सन थे, उन्होंने इस लाइन को एक तरीके से ड्रॉ करा था, इसलिए नाम रख दिया गया था उनके नाम पे। ड्यूरेंट लाइन मैंने आपको बता दिया अफगानिस्तान के साथ लगती है हमारी ड्यूरेंट लाइन। और आज के टाइम पे ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है, जिसको आज के टाइम पे आप जानते हैं करंट जो सरकार है इनकी तालिबान, तो तालिबान सरकार ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा था, इसलिए आपको याद रखना है। इसका बाद आ जाता है आपका चाइना के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, तो वो कौन सा नाम है उसका, मैकमोहन, ठीक है। ये सारे ज्योग्राफी के ही पार्ट है। मैकमोहन कहा जाता है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ हिंदी में, मैकमोहन, राइट। ये आपका चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर आपसे पूछा था, ये आप किसी को ज़्यादातर नहीं पता होगा कि जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर भी एक जगह का नाम है जो बाउंड्री लाइन कहा जाता है, जिसको 3 बीघा डोर, ठीक है। ये पूछा गया एसएससी का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कॉरिडोर कहा जाता है वैसे, कॉरिडोर। ये क्वेश्चन नहीं ज़्यादातर लोग डिस्कस करते क्योंकि कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं पढ़ते और ये 2-3 बार पूछे जा चुके। अब देखिए नीचे की तरफ आप बात करेंगे तो यहाँ पड़ जाता है आपका श्रीलंका, यहाँ नीचे की तरफ पड़ता है। श्रीलंका के साथ कौन सी हमारी बाउंड्री शेयर होती है, बाउंड्री कोई नहीं होती क्योंकि पूरा जल का इलाका है बीच में, ठीक है, समुद्र पड़ता है। बट आपसे एक पूछा आएगा, यहाँ पर एक बहुत ही हल्की सी महीन सी एक लाइन है जिसको कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, और ये एसएससी के एमटीएस एग्जामिनेशन 2011 फिर सीजल 2016 में पूछा गया था, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। ये किसके साथ लगी है हमारी, ये बाउंड्री अगर हम बात करें ये श्रीलंका के साथ लगती है। इसको पाल्क स्ट्रेट भी कहा जाता है, पाल्क, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट या स्ट्रेट आता है कई जगह, तो दोनों नाम आएंगे तो आपको याद रखना है जो श्रीलंका के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है इसको कहा जाता है, राइट। बाकी मैंने आपको जो जो बता दिया हमको एटलीस्ट याद रखने, वैसे तो सारी इतनी बाउंड्री लाइन आपसे नहीं पूछी जाएंगी, जो जो मैंने आपको बता दी उसको एटलीस्ट याद रखिएगा। हाँ, बाउंड्री अगर हम शेयर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर हम किसके साथ करते हैं, वो है हमारा बांग्लादेश के साथ करते हैं हम, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो हमारी है, ये कई बार पूछा गया और आपने देखे भी होंगे एग्जामिनेशन में, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा लगभग अगर हम बात करें तो 4000 किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं, ये तो आपको याद रखना ही है। बट एक और चीज़ और याद रखनी है आपको, चाइना के साथ हमारा सेकेंड हाईएस्ट बॉर्डर एक तरीके से लिंक होता है 3.5 किलोमीटर। एक चीज़ और बता दूं, यहीं पर हमारा एक होता है LAC जो लद्दाख का बॉर्डर है, यहाँ पर जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल बोल रहा हूँ मैं आपको, एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि इस बार के सीजल 2019 में पूछा गया था। LOC पाकिस्तान और किसके बीच में लगता है, इंडिया के बीच में, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये दोनों की याद आपको रखनी है क्योंकि दोनों के ऊपर ही विवाद हुआ था। मैंने आपको बताया था करगिल वॉर का मेन रीज़न लाइन ऑफ कंट्रोल था, जो शिमला समझौता के टाइम पे एक तरीके से मेंशन कर दिया गया था। चलिए मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करें गवर्नमेंट वगैरह की, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताऊँगा। अभी हम बॉर्डर लाइन की बात करें तो वो हमको पता होने ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं और ज़रूरी जो फैक्ट बन जाते हैं, कैसे। सबसे लंबी सीमा मैंने आपको बता दी बांग्लादेश, दूसरा आपको रखना है चाइना, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा हमारी जो तटीय इलाका है वो गुजरात का है, बट सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश का है, वो भी हमको याद रखना ज़रूरी बन जाता है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी लाइन कौन सी है बाउंड्री लाइन, तो है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। बहुत छोटा बॉर्डर शेयर होता है। अगर आपसे, चलिए मैं आगे वो डिस्कस करूँगा, तो चलिए ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान आज़ाद कब हुआ था। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, आज़ाद कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये डेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगस्त 19 में हुआ था ये, और आप सन बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको डिटेल में बताया था अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, जैसा अगर मैंने बोला सबसे बड़ा हाईएस्ट बॉर्डर, अगर बोले लार्जेस्ट बॉर्डर हमारा लगता है बांग्लादेश के साथ,
दूसरा नंबर पे लगता है चाइना के साथ, सेम वही कंडीशन, सबसे कम लगता है हमारा अफगानिस्तान के साथ नंबर पे, सेकंड लगता है भूटान के साथ। तो 1 नंबर और 2 नंबर तो आपको एटलीस्ट याद होना। अच्छा, भूटान मैंने आपको बताया सबसे छोटी सी भूटान की है, तो एक और चीज़ याद रख लीजिएगा जो ज़रूरी है, क्या ऑर्गेनिक कंट्री भी वर्ल्ड में अगर पूछा जाएगा पहला कौन है, वो यही है आपका भूटान। अगर राज्य में पूछा जाएगा इंडिया के, तो राज्य का नाम है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हमारा ऐसा राज्य है जो पहला ऑर्गेनिक कंट्री है, और सॉरी स्टेट है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिक मतलब होता है कि जैसे आप सभी जानते हैं, हम आज के टाइम पे सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह जो लेते हैं, खाते हैं, उसका जो मेन सोर्स होता है वो तो सभी जानते हैं कहाँ से आती हैं चीज़ें, बट उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरीके से अलग केमिकल यूज़ किए जाते हैं। और आज के टाइम पे जैसे जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उसके लिए भी बहुत चीज़ें यूज़ की जाती है केमिकल, कि वो ना लगे। इसके यूज़ को ना करना उसको ऑर्गेनिक कहा जाता है, जिसमें कोई भी आप तरीके से केमिकल यूज़ नहीं कर रहे, उन सभी को कहा जाता है ऑर्गेनिक करना। और ये बहुत ही हेल्दी अच्छी चीज़ें होती हैं। जितना आप केमिकल यूज़ करेंगे हमारे खाने में आएगा, उससे हमारी हर चीज़ को प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ यहाँ शेयर करता है, राइट। तो पहली बात ये आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कौन कौन से बॉर्डर के साथ हमारी स्टेट लगते हैं। तो आपको नंबर भी याद रखने हैं और उनके नाम भी याद रखने हैं। पहले 4 याद रखने हैं, कौन कौन से रखते हैं हमारे। पहला है गुजरात, यहाँ पर हमारा बॉर्डर शेयर होता है गुजरात के साथ। ये सारे बता दूंगा, याद रखने का तरीका कैसे, बहुत सिंपल भी है। फिर हो जाता है राजस्थान, ठीक है। इसके बाद हो जाता है आपका पंजाब। इसके बाद हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को लेके तो आप जानते हैं, सब सिंपल सी बात है, वहाँ से वो कुछ ना कुछ घुसपैठ करते रहते हैं, आतंकवादियों को भेजते हैं। ये तो हम याद रख सकते हैं इजीली कि हमारा बॉर्डर जो शेयर करता है। तो कितने हैं टोटल स्टेट, 4 स्टेट के साथ पाकिस्तान हमारा बॉर्डर शेयर होता है। पहला हो गया जम्मू कश्मीर, ये याद हो जाएगा। दूसरा पंजाब। पंजाब में आपने सुना होगा बीच में एक आतंकी हमला हुआ था, और ये सबसे जो सिक्योरिटी को लेकर होता है विवाद, कुछ भी होता है तो पंजाब को ही हम सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि कुछ भी होते हैं जैसे ड्रोन वगैरह भेजता है पाकिस्तान, किसी भी तरीके से आतंकवादी या कुछ भी नशीली चीज़ें वो पंजाब के रास्ते भेजता है, तो ये भी याद हो जाएंगे। दूसरा, तीसरा राजस्थान। मैंने आपको बताया था राजस्थान में ही एक वॉर हुआ था, लोंगेवाला की लड़ाई। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और जिनको चाहे सिलेबस में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उनको सभी को पता होना चाहिए। बॉर्डर मूवी से आप सभी को पता ही होगा, बॉर्डर मूवी कुलदीप सिंह चांदपुरी जिसका रोल करा था, किन्होंने करा था, सनी देओल ने। तो उसके ऊपर ही लोंगेवाला की जो लड़ाई हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। लगभग 120 सैनिक थे, राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 120, और इन्होंने लगभग 2500 से 3000 जो इनके पाकिस्तानी सैनिक थे, इनके साथ पूरी फाइट करी थी लास्ट एक पूरी रात तक। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया कई बहुत बड़े बड़े बलिदान रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एक तरीके से ब्रेवरी चीज़ करी है हमारे जो इंडियन आर्मी ने। देखिए आपको मैंने बताया था पहला परमवीर चक्र, परमवीर चक्र कई बार पूछा जाता है, तो किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब मैं आपको बता ही रहा हूँ तो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड भी कर देता हूँ। मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था सबसे हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड अगर बोला जाता है तो परमवीर चक्र होता है। लास्ट टाइम जो आज के टाइम पे मिला है परमवीर चक्र, वो हमारे करगिल वॉर के टाइम पे ही दिया गया था, तब से अभी तक नहीं दिया गया, क्योंकि वॉर के टाइम पे ही ऐसी चीज़ें होती है जब एक अकेले एक लीडर पूरी अपनी सेना को किस तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है और उस मिशन को पूरा करता है और अपना सर्वोच्च बलिदान देता है। जरूरी नहीं, देखिए कई जगह लोग ये सोचते हैं परमवीर चक्र में वीर गति या शहीद हो जाते तभी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से जिनको परमवीर चक्र मिला है और वो आज के टाइम पे करंट टाइम पे जिंदा है, जीते जी मिला। वैसे ज़्यादातर अगर आप बात करेंगे लगभग मेरे हिसाब से 21 लोगों को मिला है, जिनमें से 16 शहीद हो गए थे, और उसमें जो जिनको पहला मिला था वो सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनकी मृत्यु हो गई थी लगभग 23 ईयर्स की एज में इनको ये मिला था। बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपको जैसे बताया परमवीर चक्र हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है, और अगर शांति काल में अगर पूछा जाएगा एकदम पीस के टाइम पे तो सबसे ऊपर अवार्ड माना जाता है वो है अशोक चक्र। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। परमवीर चक्र क्यों मिला था इनको, सोमनाथ शर्मा को, जैसे मैंने आपको बताया था जो आपका ये आज के टाइम पे जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करता है और जो इन्होंने पीओके को अधिकार कर लिया, इसकी स्टोरी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि स्टोरी वाइज भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि जब पाकिस्तान मैंने आपको बताया था जो 565 रियासतें थी, जिनमें से 3 आपके बीच में नहीं मिलना चाह रही थी कि हम अलग रहेंगे एक तरीके से स्वतंत्र राज्य के रूप में, जिनमें जूनागढ़ था, आपका हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर था। तो कश्मीर की तो देखिए जूनागढ़ सबसे मेन इशू था जिसमें नहीं एग्री कर रहा था वहाँ का राजा, बट बाकी प्रजा चाहती थी कि हम भारत के साथ विलय कर लें और भारत में सम्मिलित हो जाए। बाकी तो हो गए थे, बट कश्मीर का मुद्दा थोड़ा अलग हो गया था। बहुत से इसमें पॉलिटिकल इशू थे, हम उस पर डिस्कस कर नहीं करेंगे, बट जो मेन रीज़न था हमारा कि उस समय ये हो गया था
कि जो वहाँ के हरी सिंह थे राजा, सभी आपने स्टोरी सुनी होगी, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बोला था कि हम विलय करने के लिए तैयार हैं, बट हम एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहते हैं, बट अगर हमें लगता है और हमें अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तभी हमें, नहीं तो हम अलग स्टेट रहेंगे। तो इंडिया ने क्या बोला कि आप कुछ नहीं, आप करिए अपने हिसाब से, हम नहीं आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी कर सकते हैं आप कर लीजिए। जब इन्होंने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं करा था, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान ने जब इसमें एक तरीके से एंटर करना शुरू करा, इन्फिल्ट्रेशन जिसको कहा जाता है, इसी समय कंडीशन बनी कि इन्होंने, जो राजा हरी सिंह थे, कश्मीर के एक तरीके से रियासत थी वो, तो उन्होंने कहा कि हम एक तरीके से विलय होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं विलय होने के लिए भारत के साथ, बट भारत हमको प्रोटेक्ट करे एक तरीके से। और इसी समय जब प्रोटेक्शन के टाइम पे इंडियन आर्मी वहाँ पे गई, तो इंडियन आर्मी ने कई ऐसे एक ऑपरेशन लॉन्च करे थे। और देखिए मैं आपको बता दूं, जब एक तरीके से एंटर कर लिया था पाकिस्तान ने इस एरिया को कैप्चर करने के लिए, तो इसने बहुत ज़्यादा जेनोसाइड करा था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, महिलाएँ हैं, चाहे बच्चे हैं, महिलाओं का रेप करा गया, बहुत लोगों का एक तरीके से जेनोसाइड किया गया था। पूरी आप एक बुक थी, उसमें मैं आपको नाम बताता बुक का, उसमें बहुत डिटेल में दे रखा था कि कंडीशन क्या हुई थी, तब इन्होंने एक्सेप्ट करा कि हम आप भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और ये पूरा इलाका जो आज के टाइम पे पीओके कहा जाता है, उसको पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। इसलिए मैंने आपको बताया था चीज़ें, जो एक तरीके से नहीं था, जो एक रियासत थी जो एक्सेप्ट करना चाह रही थी जहाँ पर वो जाना चाहे, तो इसलिए आज के टाइम पे विवाद बना रहा इस चीज़ को लेके। और इसी समय फिर ये जो हमारा कश्मीर आज के टाइम पे, इसको भी कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ गई थी इनकी सेना। और जो लोग वहाँ के आतंकवादी थे, जैसे लोग तो नहीं कहेंगे, इन्होंने जो आतंकवादी बना रखे थे पाकिस्तान आर्मी ने, और खुद आर्मी की जो लोग थे, उन्होंने अपनी आर्मी ड्रेस ना पहन के वहीं के लोगों के एक तरीके से कपड़े पहन के वहाँ पर उन्होंने घुसपैठ करके और एक तरीके से अटैक कर दिया था, जिससे इंडियन आर्मी नहीं कर पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि एक तरीके से सिविलियन पे कैसे अटैक करे। इसी कारण फिर कई ऐसे ऑपरेशन हुए जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए। तब मेजर सोमनाथ शर्मा गए थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, और इन्होंने पूरे इलाके को एक तरीके से पूरा प्रोटेक्ट करा, बहुत ज़्यादा काम करे इन्होंने वहाँ पे। और उसी समय जब पता चला कि रात को ये पूरी जो पाकिस्तान की आर्मी थी इस इलाके को कैप्चर करने वाली थी, इनके पास बहुत ही कम एक तरीके से जो कहा जाता है टुकड़ी थी, राइट, तो उस पे इन्होंने एक छोटे से जो कहा जाता है बहुत छोटी सेना से बहुत लोगों का सामना करा, और लास्ट तक पूरी नाइट इन्होंने फाइट करी और इसमें इनको शहादत मिल गई थी, शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए इनको पहला परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगर ये नहीं होते उस दिन, तो जो कश्मीर था ये भी इंडिया का पार्ट नहीं होता, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, जो मैंने आपको फैक्ट बता दिया, ऐसा आपको याद रहेगा। आपसे पूछा जाता पहला परमवीर चक्र किनको मिला था, तो इन्हीं को मिला था इस काम के लिए। बहुत बड़ा काम था और लगभग आप समझ सकते हैं 23 साल की उम्र में ये इनको शहीद हो गए थे, जो इन्होंने इतना बड़ा काम करा था। तो ओवरऑल क्लियर हो गया होगा जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दी। हम पाकिस्तान की कुछ फैक्ट बता रहा था, देखिए मैंने आपको ये बता दिया है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए। ये मत सोचेगा कि स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, लाइफ टाइम याद रहे। और जो मेन हमारे को, चाहे हमारे सिलेबस का पार्ट हो या ना हो, कुछ चीज़ें हमको हमारे देश के लिए जिन लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया उनकी हमको वैल्यू करनी चाहिए और उसके बारे में पता भी होना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि अगर हम बोले कि कितना बाउंड्री शेयर करता है, तो लगभग 3.3 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 1000 किलोमीटर शेयर करता है आपका पाकिस्तान इंडिया के साथ। इसकी दो बाउंड्री मैंने आपको बता दी थी, एक तरीके से रेड क्लिफ एक का नाम है और एक का नाम है LOC, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया था एक और चीज़ ज़रूर याद रख लीजिएगा, जो पूछा जाएगा कि एरिया वाइज पाकिस्तान का कितना है। अगर हम बात करें तो इंडिया का 1/4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पाकिस्तान की कंपैरिजन में कितना क्षेत्रफल है, तो 4 गुना है, राइट। 4 गुना हम बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान की कंपेयर करें तो। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, तो 14 अगस्त को हुआ था, एक दिन पहले, राइट। ये क्लियर हो गई होगी ये भी चीज़ आपको। LOC मैंने आपको बता दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर पूछा जाता है कि आपके एक तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के पहले PM कौन थे, उनका नाम जरूर याद रखिएगा, लियाकत अली थे, ठीक है, ठीक है, लियाकत अली। ये मत सोचेगा कि आप सोचेंगे मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो नहीं थे, लियाकत अली थे, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि इनके कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है 5 साल का, ये आज तक का रिकॉर्ड है। क्योंकि ये कहा जाता है कि वहाँ की जो आर्मी है, जो वहाँ की सेना है, कंट्रोल करती है पूरी तरीके से सियासत को, ठीक है। वहाँ की पॉलिटिशियन सारे राइट्स जो है उन्हीं के पास है। इसलिए आज के टाइम पे पूरे 5 साल कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने पूरा कंप्लीट करा होगा। अगर पूछा जाएगा कि मुस्लिम देश में, ठीक है, सबसे पहली महिला कौन थी प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान की थी, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो नाम था और इनको भी गोली मार दी गई थी। क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको फैक्ट बता दिए। लियाकत अली जरूर याद रखिएगा। अच्छा मैंने आपको बताया था मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आज़म भी कहा जाता था, कायदे आज़म। तो ये बताना है आपको कायदे आज़म किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, राइट।
ये क्लियर हो गए जो जो मैंने आपको बताए थे। हाँ, इनका एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी पूछा जाता है, क्योंकि देखिए मैं इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एक टाइम पे एसएससी में जब आपका सीजल 2019 का पेपर होता था, तो लगातार आपकी नेबरिंग कंट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन से, खासकर वो उनसे जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा लिंक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीसीएस में। तो इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है निशान-ए-पाकिस्तान। अच्छा, निशान-ए-पाकिस्तान से क्या कोई ऐसा भारतीय है जिसको एक तरीके से सम्मानित किया गया है? तो भारत के इकलौते प्राइम मिनिस्टर रहे थे मोरारजी देसाई, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। मोरारजी देसाई को इन्होंने सम्मानित किया गया था। वो भी इन्होंने क्यों करा था, क्योंकि मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। उस समय चाहते थे, पूरी तरीके से हालत ख़राब थी पाकिस्तान की, आज भी है, बट उस समय हालत ख़राब थी। और उस समय मोरारजी देसाई ने कहा था कि हम तुमसे पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, आप अपने देश में शांति रहिए, हम भी शांत से रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने बहुत खुश हो गए कि हम पे कहीं अटैक ना कर दे इंडिया, तो इनसे एक अपना सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया था। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा था कितने वॉर हुए थे, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार पाकिस्तान के साथ इंडिया के, तो याद रखना है आपको। कई लोग सोचते हैं 3 वॉर हुए थे, तो ऐसा नहीं है, 4 वॉर हुए थे। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, इनके सन भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और 2 को एक तरीके से आप बोलेंगे, लास्ट वाले को ज़्यादातर लोग नहीं मानते कि पाकिस्तान का वॉर था, इनफैक्ट पाकिस्तान भी नहीं मानता, वो अलग चीज़ है। बट देखिए पहला हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था, जब इन्होंने कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर दी थी, पहली बात हुई थी। 1965 तो आप सभी जानते हैं, इसमें भी इनको हार मिली थी। 1971 इनमें भी इसको हार मिली थी, और लास्ट में इसमें तो बहुत बुरी तरह इनको पीटा गया था, और लगभग बहुत सारी सेना जो थी इनकी मारी गई थी, और इन्होंने अपने सैनिकों के शव तक भी एक्सेप्ट नहीं करे थे। 99 का जो करगिल वॉर हुआ था, क्योंकि इन्होंने कहा था हम नहीं है वहाँ पर, आतंकवादी जाके जो है वहाँ बैठ गए हैं, ठीक है। तो ये जिनको मुजाहिदीन कहा जाता है, वो कहा था कि यहाँ बैठ गए, हम नहीं है वहाँ पर। बेसिकली बाद में इनकी सेना ने खुद एक्सेप्ट करा था कि हमने वो जो बंकर थे उनको कैप्चर कर लिया था, इंडिया के कैप्चर करके। बहुत ज़्यादा कहानी वो मैं आपको डिटेल में कभी और बताऊंगा, बट जो आपको फैक्ट याद रखनी है जो मैंने आपको बता दिए। 1947 के बारे में बता दिए, इनको नाम याद रखेगा, सोमनाथ शर्मा, जो ये लड़ाई हुई थी जब यहाँ पर पूरी तरीके से इनको खदेड़ दिया गया था, वापस कर दिया गया था। फिर 1965 की वॉर में मैंने आपको बताया था, यहीं पर हमारा ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था, ताशकंद समझौता। इसमें किन किन के बीच में हुआ था, याद रखना है, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। ताशकंद हुआ था आपके, यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कौन, उनका नाम याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, जय जवान जय किसान। अगर आपसे पूछाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किन्होंने दिया था, तो हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अच्छा, इन्होंने दिया था ये ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता में 1966 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ऐसे याद हो जाएगा आपको, पूछा जाता है। और वहाँ से कौन से थे, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान थे, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से डिक्लेरेशन करा था। ये देखिए पीसेस का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो ताशकंद समझौता किसकी एक तरीके से किसने मीडिएटर के तौर पे काम करा था, तो वो था यूएसएसआर, इसने मदद करी थी। क्यों, क्योंकि जाके ये जो थे पाकिस्तानी वहाँ पहुँच गए कि आप इंडिया पूरे इलाके को कैप्चर कर सकता है, तो आप हमारे बीच में मीडिएटर बनिए और शांति समझौता कराइए। तो इन दोनों के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में मीडिएटर करा था यूएसएसआर ने, क्योंकि यूएसएसआर की स्टार्टिंग से ही भारत के साथ अच्छी दोस्ती रही है। मीडिएटर के टाइम पे फिर इस समय इनको कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया गया था वहीं पे ताशकंद में, इसी डिक्लेरेशन के बाद। तो ये अलग है, कॉन्स्पिरेसी अलग थी ये बहुत, और आज तक कोई क्लियर नहीं हुआ कि क्या कहानी थी वो, राइट। क्लियर हो गया होगा आपको जो चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखिए 1971 का ही मैं आपको बता दूं, 1971 भी ज़रूरी हो जाता है। ये जब हमारा हुआ था इनके साथ युद्ध, इस समय बहुत सी कहानी है। 90,000 प्लस जो इनके सैनिक थे उनको उन्होंने सरेंडर कर दिया था भारतीय आर्मी के सामने, इंडियन आर्मी के सामने। और इसी समय में हमने बांग्लादेश का निर्माण हो गया था, ठीक है, बांग्लादेश। अब उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, इकलौती महिला प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी। और इसी समय शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना है, 1972 में। और यहाँ से थी इंदिरा गांधी भारत की तरफ से, वहाँ से थे जुल्फ़िकार भुट्टो, ये भी पूछा गया था। जुल्फ़िकार भुट्टो इन्होंने अध्यक्षता करी थी, या कह सकते हैं कि नेतृत्व करा था पाकिस्तान के कि आप शांति समझौता बनाएं, क्योंकि पूरी तरीके से हैवी थी इंडिया, हावी हो गया था पूरा किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। जब मैं आपको बता रहा हूँ 90,000 प्लस सैनिक ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया था। और वो अलग बात है, पाकिस्तान कभी नहीं मानता, क्योंकि आप देखेंगे वीडियोस भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इन्होंने कैप्चर कर लिया था इलाके को इंडिया ने, बट वापस जो थी सारी कहानी उनको बदल दिया गया था। यहीं से कहानी बनी थी LOC की, जो मैंने आपको बताया था, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसमें ये कहा गया था कि आप एक लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, यहाँ पर पाकिस्तान रहेगा, यहाँ इंडिया रहेगा, इस इलाके पर ना आप आएंगे ना हम आपके इलाके में आएंगे। यहीं पर ये डिक्लेरेशन हुआ था और पूछा गया पीसीएस के एग्जामिनेशन में, तो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। और ये बहुत ज़रूरी बात है, जब बांग्लादेश बन गया था, बांग्लादेश की मैंने स्टोरी बता दी। यहाँ पर इन्होंने बहुत
जेनोसाइड करा था, क्योंकि यहाँ के जो थे बांग्ला भाषा बोलते थे और ये पसंद नहीं करते थे पाकिस्तानी, जो पश्चिमी पाकिस्तानी थे, ये पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता था। इनके साथ मतभेद होते थे। यहाँ के नेता जो थे जिनको कहा जाता था बंग बंधु, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान सबसे बड़े नेता, और वो बहुत पूरी तरीके से जीत गए थे, बहुत बड़े वोटों से जीते थे। बट पाकिस्तान चाहता था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी और उर्दू बोली जाती है, बट ये नहीं बोलते थे, इसलिए इनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बाद में इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने ज्यादतियाँ करी, महिलाओं का रेप करा गया आर्मी के द्वारा, राइट, लोगों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, जो पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, जो अलग देश बनाना चाहते थे। इसके बाद ही कहानी बन गई थी बांग्लादेश बनने की, जिसमें इंडिया ने थोड़ा उनका सपोर्ट करा और बाकी बाद में बांग्लादेश बन गया, राइट। क्लियर हो गए होंगे। जो बातें मैंने आपको बताई बहुत ज़रूरी हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था या ये अपनी आज़ादी कब मनाते हैं। ये सारे फैक्ट जो आपको ज़रूरी हैं ये आपको बताने थे, ठीक है। तो ये सारे समझौते बता दिए। इसके बाद आपका लास्ट का जो लड़ाई हुई थी 1999 की, ये आपका और था 1999 करगिल वॉर। करगिल वॉर के क्वेश्चन कुछ आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि कब हुआ था इसका। एक हुआ था 26 जुलाई को, ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय, और ये सक्सेसफुल रहा था। इसी दिन हम करगिल विजय दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है, 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाते हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन पूरा हो गया था। तो ये क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं, राइट। अच्छा, ऑपरेशन मेघदूत जो यहाँ पर शुरू किया गया था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा था। ये भी देखिए कहानी यहीं पर थी, जो मैं आपको बता दूं जल्दी से करगिल वॉर के बारे में। सभी जानते होंगे LOC की जो कहानी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हुआ करता था, बहुत ठंडा इलाका है, जो सबसे ज़्यादा, जैसे आप टाइगर हिल जानेंगे, ठीक है, करगिल का रास्ता सबसे ठंडा माना जाता है। द्रास का जो सेक्टर है, ये द्रास सेक्टर में लड़ाई हुई थी, और ये पूरे भारत का सबसे ठंडा इलाका, और वर्ल्ड में अगर बात करेंगे सेकंड नंबर पे। इतनी ऊंचाइयों पे इतनी ठंड होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर एक डिक्लेरेशन में ये किया गया था कि ये जो आपके बंकर हैं, ठीक है, जो ये ऊंचाई पर है, ठंड के टाइम पे जैसे आपका आ जाता है जनवरी या दिसंबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, लगभग कहा जाता है बहुत ऊंची ऊंची बर्फ़ होती है, जिसमें आदमी चल ही नहीं सकता, आधे आधे तो आदमी आ जाते हैं उसके अंदर उस बर्फ़ में। तो आप अपने जो बंकर आप उस कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, जैसे आपका मार्च के टाइम पे या अप्रैल के टाइम पे जब बर्फ़ पिघलेगी तो आप अपने बंकर पे आ जाइए, हम अपने बंकर पे आ जाएंगे। बट इस समय पाकिस्तान ने एक कॉन्स्पिरेसी करी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ये आपका सियाचिन विवाद हुआ था, सियाचिन पे हमने अपना इलाका कैप्चर कर लिया था वापस। फिर इन्होंने सोचा कि हम इस वाले इलाके को ले लेंगे जो आपका करगिल का है, जिससे हम पूरी तरीके से हावी करके सारा मामला जो है कश्मीर का हम अपने आप पर एक तरीके से अधिकार में ले लेंगे। तो इन्होंने उस जो इंडियन के जो थे पूरे बंकर, उनको कैप्चर करके वहाँ पर एक तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर बाद में जब इंडिया को पता चला तो इसमें एक तरीके से वॉर हुआ, इसी को करगिल वॉर कहा जाता है। बट पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं करा था कि हम इसमें नहीं है, ये आतंकवादी बैठे हम लोग नहीं है। बट बाद में ये सब क्लियर हो गया था कि जो बाकी लोग थे, आर्मी थी, जिन्होंने एक तरीके से जो मुजाहिदीन के कपड़े पहन के बैठ गए थे, वो बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत डिटेल में कभी आपको बताऊंगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। पाकिस्तान बहुत ही गलत हरकतों से ही अपनी न्यूज़ में रहता है। जैसे आपको बताया था कैप्टन सौरभ कालिया, बहुत ही बुरा हाल करा था इन्होंने, और जो जेनेवा कन्वेंशन होता है उसको भी तोड़ दिया था। तो समझ सकते हैं, देखिए कोई भी लड़ाई है उसको एक लिमिट से रहती है, बट उस लिमिट को क्रॉस करने वाला देश जो होता है वो इकलौता पाकिस्तानी आज के टाइम पे, राइट। तो जो फैक्ट मैंने आपको बताए थे ज़रूर याद रखिएगा, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हमने जो बातें करी थी ये हो गई पाकिस्तान से रिलेटेड। अगर आपसे पूछा था सियाचिन विवाद, मैंने जैसे आपको बताया था 2 कंट्री के बीच में हुआ था। सियाचिन विवाद के टाइम पे कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन आपका, सॉरी मैंने ऑपरेशन मेघदूत आपको शायद बता दिया है, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत आपका सियाचिन विवाद के टाइम पे चला था 1984 में, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन का, क्लियर हो गए होंगे। ताशकंद समझौता बता दिया 1966 में हुआ था, जो बहुत ज़रूरी था। उसमें लाल बहादुर शास्त्री थे एक तरफ से और दूसरी तरफ से थे मोहम्मद अयूब खान थे। फिर इसके बाद समझौता हुआ था आपका शिमला समझौता 2 जुलाई, एग्जैक्टली डेट भी याद रख लीजिएगा क्योंकि कई एग्जाम में डेट भी पूछी जाती है। 1972 में हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, जो मैंने आपको बताया था लगभग 90,000 प्लस जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। फिर 16 दिसंबर 1971 को एक तरीके से बांग्लादेश का उदय हो गया था, जीत गया था, बांग्लादेश बन गया था। और 26 मार्च 1971 को इन्होंने कहा कि हम आज़ादी मनाएंगे। तो सारी चीज़ें बता दी, बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया था ना, जो सरेंडर करे थे 90,000 जो सैनिक थे, इनके बीच में एक समझौता बना था। इंडियन की तरफ से हमारे थे, याद रखना, जगजीत सिंह अरोड़ा,
जब ये कहा गया कि हमारे सैनिकों को छोड़ दो, तब एक डिक्लेरेशन हुआ था, डिक्लेरेशन कह सकते हैं, समझौता कह सकते हैं कि हम ये शर्त रखते हैं, बट ज़्यादा कोई शर्त रखी नहीं थी इंडिया ने। और पाकिस्तान की तरफ से थे AK नियाज़ी। तो ये पूछा जाता है कि दोनों तरफ से कौन कौन से थे, तो दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए। करगिल वॉर के बारे में आपको डिटेल में बता ही दिया है कि क्या क्या कहानियाँ हुई थी। ऑपरेशन सफ़ेद सागर हुआ था, जो मैंने आपको बताया था। ऑपरेशन मेघदूत तो आपका 1984 में सियाचिन के टाइम पे हुआ था, पर ऑपरेशन सफ़ेद सागर वो भी LOC के टाइम पे हुआ था, जो आपका करगिल वॉर था। सफ़ेद सागर में सिंपल ये बात थी, क्योंकि देखिए बंकर में बैठ गए थे बहुत ऊँचे ऊँचे स्थान में। अब ये यहाँ पर हमारी कोई भी वायुसेना नहीं जा सकती थी, और यही इन्होंने ही शुरू करा था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। यहीं पर कहानी कन्फ्यूज़न में आ गई थी। क्लियर हो गए होंगे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जैसे अगर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, अब हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। अफ़गानिस्तान का याद रखिएगा, कुछ डैम अभी हाल ही में बनाए गए थे, जैसे आपका सलाल डैम, ठीक है, सलाल डैम, राइट। ये पूछा जाता है आपसे डायरेक्टली कि सलाल डैम कहाँ पर है आपका, अफ़गानिस्तान में, क्योंकि सारे जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया ने ही बिल्ड करे हैं वहाँ पर। सहतूत डैम, सहतूत बांध जिसको कहा जाता है, ये भी आपका कहाँ पर है, काबुल में। जगह का भी नाम पूछा जा सकता है, तो एग्जैक्टली याद रख लीजिएगा, अफ़गानिस्तान में है ये। और अगर आपसे पूछा जाएगा सलाल बांध कहाँ पर है, आपका हरी नदी पर है, ठीक है। आपको थोड़ा नाम अजीब सा लग रहा होगा, बट ये नाम एग्जैक्टली यही है वहाँ पर, और ये हेरात में पड़ता है आपका। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो खान अब्दुल गफ़ार खान है, जिनके बारे में मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया, उनकी जो समाधि स्थल है वो जलालाबाद में, और जलालाबाद आपका कहाँ पड़ता है, यहीं पर, क्योंकि वो एक पश्तून थे, अफ़गानी थे, तो उनका एक पूरी तरीके से मत नहीं था कि मैं पाकिस्तान में जाऊं। वो चाहते थे कि इंडिया में ही रहूं, बट कई ऐसी कंडीशंस बन गई थी जिनके कारण इनको पाकिस्तान में जाना पड़ गया था। खान अब्दुल खान गफ़ार खान के पूछे जाएंगे, नेशनलिटी कहाँ थी उनकी, तो याद रखना आपको पाकिस्तान के थे, बट उनकी जो समाधि स्थल है कहाँ, जलालाबाद में, अफ़गानिस्तान में, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। उनको सीमांत गांधी कहा जाता था, क्योंकि सीमांत इलाकों में गांधी जी की जगह उन्होंने ही एक तरीके से नेतृत्व करा था, और गांधी जी बहुत ज़्यादा, जैसे वो अहिंसावादी थे, सेम उन्हीं के ही कहने पे सब चीज़ों पे काम करते थे आपके खान अब्दुल गफ़ार खान। और इन्हीं को 1987 में भारत का पहला जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इन्हीं को विदेशी के रूप में मिला था भारत 1987 में। याद रखना है आपको, आज तक 2 ही लोगों को मिला है विदेशी लोगों को भारत रत्न, जो विदेशी रहे हैं, वो है नेल्सन मंडेला, 1990 मिला था इनको, और इनको मिला था 1987 में। ये नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था, राइट। तो चीज़ें याद रखिएगा। ड्यूरेंट लाइन मैंने आपको बता दी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कब आज़ाद हुआ था, तो 19 अगस्त 1919 में आज़ाद हो गया था आपका अफ़गानिस्तान, क्योंकि उस समय भी ब्रिटिश इन्होंने यहाँ पर इन पर अधिकार कर रखा था, फिर बाद में इनको छोड़ दिया गया था। अफ़गान वॉर के बारे में आप जानते होंगे, 3 अफ़गान वॉर हुए थे, 3 अफ़गान वॉर, ठीक है, अफ़गान और अंग्रेज़ों के बीच में, उसी समय की कहानी है ये, राइट। ये क्लियर हो गए जो मैंने आपको चीज़ें बता दी। आगे की तरफ देखते हैं। चाइना भी ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चाइना से आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, उनसे रिलेटेड हम कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, चाइना के साथ आपको याद रखना, पहले सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है, राइट। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनके बॉर्डर का नाम क्या है, LAC। दूसरा पूछा जाएगा तो मकमोहन बोला जाता है इसको, ठीक है, मकमोहन कहा जाता है, या मैकमोहन भी आता है कई जगह। इनके बॉर्डर का नाम है जो भारत के साथ शेयर होता है। अच्छा, एक वॉर एक्सरसाइज हम शेयर करते हैं इनके साथ, हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड। इनके साथ भी हमारा एक वॉर हुआ था 1962 में, जिसमें भारत की एक तरीके से हार हो गई थी, कई रीज़न से, क्योंकि हम उस समय आज़ाद हुए थे, इतनी हमारे पास डेवलपमेंट नहीं थी, और चाइना तो बहुत तरीके से आगे बढ़ ही रहा था, कई तरीके से जिन पे हमने बहुत बिलीव करा था। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी, बट इन्होंने इस पर एक तरीके से बिलीव को, ट्रस्ट को बनाए नहीं रखा था। क्लियर हो गया, चाइना से रिलेटेड 1962 का वॉर जो हुआ था। और अगर इनके बाद एक और चीज़ बताएं हम, जैसे कि इनकी लैंग्वेज बोली जाती है मैंड्रीन लैंग्वेज, ठीक है, मैंड्रीन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज अगर बोला जाएगा, सेकंड नंबर पे आती है वर्ल्ड में। फर्स्ट में तो वैसे इंग्लिश आती है, सेकंड नंबर पे है मैंड्रीन। वैसे अभी कुछ समय पहले, अगर आप 8-9 साल पहले देखेंगे, तो मैंड्रीन सबसे ज़्यादा बोली जाती थी वर्ल्ड में, बट आज के टाइम पे चाइना में अगर हम बात करें या पूरे वर्ल्ड में बात करें, तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है आपकी कौन सी, इंग्लिश। और ये मैंड्रीन कहाँ पे बोली जाती है, चाइना में। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मैंड्रीन लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो चाइना में ही बोली जाती है। क्लियर हो गए होंगे जो फैक्ट बताए हैं। यहाँ की जो कैपिटल आपसे पूछी जाएगी तो उसका नाम याद रखिएगा, रेनमिनबी, ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है। और लैंग्वेज मैंने आपको बता दी। हाँ, एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के साथ भी तो बॉर्डर शेयर करता है आपका चाइना, तो कौन सी जगह पे करता है हिमाचल प्रदेश के, तो याद रखेंगे किन्नौर ज़िले से, किन्नौर ज़िले के साथ हिमाचल प्रदेश का जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये भी याद रख लीजिएगा।
और जैसे हम बता रहे हैं कि चाइना के साथ स्टार्टिंग से हमारे रिलेशन तो स्टार्टिंग से अच्छे थे, बट बीच में जब इन्होंने एक तरीके से देख लिया था कि अब इंडिया को पीछे करना है, क्योंकि देखिए एशिया में पावरफुल वही रहेगा जो सबसे ऊपर रहेगा। तो एशियाई कंट्री में इंडिया भी आता है और एक तरीके से हर चीज़ में बराबर है चाइना के। वो बात है, जीडीपी हमारा बहुत कम है इनके कंपेरिजन अगर हम बात करें, तो उसी हिसाब से इन्होंने चाहा था कि नीचे कर देंगे हम इंडिया को, और वो चीज़ें हुई थी, जिसके कारण उस समय बहुत सी कहानियाँ बदली थी। जैसे मैंने आपको बताया था, उस समय हमारे 1962 के टाइम में हमारे रक्षा मंत्री कौन थे? वी.के. मेनन। ये कई बार पूछा जाता है आपके पीसेस जैसे एग्जामिनेशंस में। इन्होंने ही जो वीटो पावर थी जो चाइना को दिलाई थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा वकालत करी थी। लगभग वकालत मतलब होने का, वकालत का कहने का मतलब है कि ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेफर करा था कि हमको ना दीजिए, आप चाइना को दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी वहाँ पर है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी है। वो अलग बात है कि ठीक है चाइना को मिल भी सकती थी, बट एक तरीके से इंडिया ने अपना पार्टिसिपेशन आगे नहीं रखा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से थोड़ा लिबरल सोच लेके चल रहे थे। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन था, उसमें भी हम एक तरीके से न्यूट्रल रहे थे। ये चीज़ें भी थोड़ा गलत साबित हुई थी, राइट। हाँ, चाइना के साथ एक चीज़ हमने नहीं डिस्कस करी, कौन कौन से जो स्टेट है उनके साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है। एक तो है हमारा कश्मीर के साथ, जे.एंड.के। कौन सा बॉर्डर है याद रखना? सिंजियांग। झिंजियांग भी बोला जाता है कहीं, पर सिंजियांग याद रखिएगा, सिंजियांग। इस इलाके के साथ बॉर्डर शेयर होता है कश्मीर का जो हमारा है, सिंजियांग। देखिए यही है, यहाँ पर सिंजियांग में ही डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं इन्होंने, जहाँ पर उइगर, कई जगह वीगर आता है, कई जगह उगर आता है आपका, कौन से मुसलमान, ठीक है, वीगर भी लिखा आएगा वहाँ पर। वीगर मुसलमानों के साथ इन्होंने डिटेंशन सेंटर में उनको बंद कर रखा है, और बहुत ज़्यादा एक तरीके से टॉर्चर करते हैं। और ये भी देखने को मिलता है अभी हाल ही में, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी चीज़ें, कि वहाँ की नमाज जो है, जैसे नमाज अदा करते हैं, उसके भी चेंजेस कर दिए थे इन्होंने। कुरान को भी बदल दिया गया था वहाँ पर, कि आप कुरान, उस कुरान को नहीं पढ़ेंगे जो आप पढ़ते हैं, हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे आप उसको पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनके साथ करी है, वीगर मुसलमानों के साथ। तो ये सिंजियांग इलाके में ही करते हैं, जो बॉर्डर शेयर करता है कश्मीर के साथ, ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के इलाके में थोड़ा ये मिलता है आपका जो चाइना का बॉर्डर है। हमने बात करी थी जम्मू कश्मीर के साथ एक तरीके से बॉर्डर शेयर करता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से और बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का मैंने आपको बता दिया था। फिर अरुणाचल प्रदेश भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में भी कहता है कि हमारा इलाका ये काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर एक तरीके से बॉर्डर भी बना दिया था एक बार चाइना ने, फिर इनको वापस खदेड़ दिया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये कई जगह, ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री के साथ इनका विवाद है, बहुत देशों के साथ। इनफैक्ट जो रसिया इनका सबसे अच्छा दोस्त है चाइना का, उनके भी इलाके को भी इन्होंने बोला था कि हमारा इलाका है चाइना ने, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है चाइना, और आपका हो जाता है सिक्किम। तो ये सारी कंट्री आपको याद रखनी है जिनके साथ चाइना का बॉर्डर शेयर होता है। क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको बताए, इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके चाइना के साथ। फिर बात हो जाती है भूटान भी ज़रूरी बन जाता है। अब देखिए भूटान से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है। पहली बात आपको पूछा जाएगा करेंसी क्या नाम है, नेगुल ट्रम नाम है उसका, नेगुल ट्रम, ये इनकी करेंसी के नाम है, राइट। ये हो गया आपका नेगुल ट्रम करेंसी। कैपिटल पूछी जाएगी तो थिम्फू है, थिम्फू, ये इनकी क्या नाम है, कैपिटल का नाम है। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा बॉर्डर कौन से शेयर करता है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा करता है। पहला सिक्किम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिक्किम। दूसरा हो जाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया आपका। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा हो जाता है, असम हो जाता है, राइट। ये तो एग्जैक्टली याद होने चाहिए। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अब इनकी ये ना सोचेगा कि अगर हम सोच के चल रहे हैं कि इसके ट्रिक बना के याद करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, यही ऐसे तरीके से पूछे जाते हैं। ये क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको बता दिए। अगर एक देखिए, अगर जैसे पश्चिम बंगाल आता है ना, वेस्ट बंगाल, एक बार पूछा गया था, वेस्ट बंगाल कईयों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, किस किस के साथ शेयर करता है, आपका बांग्लादेश के साथ, राइट। आपसे पूछा जाएगा तो नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है कौन, आपका पश्चिम बंगाल। अगर पूछा जाएगा तो भूटान के साथ भी। तो ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो आपका वेस्ट बंगाल है बहुतों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और ये विवाद भी रहा था कि जो वेस्ट बंगाल के हैं, या एक बोलेंगे बांग्लादेश के, कई जगह वो अंदर आ रहे हैं, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के सहारे अंदर आ जाते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा एक इशू है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है। तो इसको एक तरीके से रोकने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल कईयों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अगर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था रशिया के बारे में, कि रशिया के भी कई इलाकों को कैप्चर करने की कोशिश करता है चाइना, जो उनका अच्छा फ्रेंड है। तो आपको याद रखना है, जैसे रशिया की पूछा जाएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल टर्मिनल, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन, बहुत बड़ी एक तरीके से कहा जाता है कि रेलवे का ट्रैक है ये, ट्रांस, यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांस साइबेरियन
आपका रेल टर्मिनल, ये कहाँ से कहाँ तक है, इसके 2 स्टेशन है, बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि रेल नेटवर्क है। याद रखना इसका एक स्टेशन है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, यहाँ इसका पहला स्टैंड है और इसका लास्ट स्टैंड हो जाएगा आपका व्लादिवोस्तोक। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको हमको याद रखना है। व्लादिवोस्तोक ये रशिया का है, जो मैंने आपको बताया ट्रांस साइबेरियन, क्योंकि साइबेरिया जो का इलाका है वो किसका है, आपका यहीं पड़ता है, रशिया का है। और रशिया सबसे बड़ी, अगर हम लार्जेस्ट कंट्री बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ही आती है आपकी रसिया। पावरफुल के मामले में बात करें तो वो भी आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करती है, बट जितना 1991 के पहले हुआ करता था वैसा आज के टाइम पे इतना पावर रशिया का नहीं रहा, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद सब चीज़ बदल गई है। और यूएसएसआर इसको पहले कहा जाता था, और मैंने आपको बताया था कई जो स्टार्टिंग की चीज़ें रही थी उस सब में आगे ही रहा था यूएसएसआर, बट आज के टाइम पे यूएसए आपका नंबर 1 पे कंट्री बन जाता है, ठीक है। अगर मैं कुछ आपको फैक्ट और बता देता हूँ, जैसे कि आपसे पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था कि हैंड इन हैंड जो वॉर एक्सरसाइज है हम किसके साथ करते हैं, वो हम करते हैं चाइना के साथ, हैंड इन हैंड, याद रखना है। अगर मैं आपको कुछ और वॉर एक्सरसाइज बता दूं, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं रिसेंट टाइम पे, जैसे हम श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हम कौन सी करते हैं, मित्र शक्ति, ठीक है, ये हम करते हैं किसके साथ, आपके भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। हैंड इन हैंड तो मैंने बता ही दिया, चाइना के साथ भारत की होती है। फ्रांस के साथ, फ्रांस थोड़ा दूर पड़ता है पर फ्रांस के साथ बहुत सारी करते हैं हम, जैसे आपका शक्ति होता है, राइट, वरुण होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, वरुण हो गया, गरुण हो गया, ये सारे हम किसके साथ करते हैं, हम फ्रांस के साथ करते हैं, क्योंकि फ्रांस स्टार्टिंग से ही एक अच्छा कंट्री रहा है। जब हमारा पोखरण परीक्षण हुआ था उस टाइम पे भी कई कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री थी उन्होंने सपोर्ट नहीं करा था इंडिया को, क्योंकि बैन कर दिए गए थे, जैसे आज के टाइम पे रसिया को कर दिया गया है। बट उस टाइम पे भी जब हमारा पोखरण परीक्षण हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है, 1998 में, उस समय जैसे अमेरिका है जो आज के टाइम पे फ्रेंडशिप बोलता है कि इंडिया के साथ है हमारी, उन्होंने बहुत ज़्यादा लीगल तरीके से हमें, इलीगल तरीके से बहुत चीज़ें हमें बाउंडेशन कर दी थी, बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं रुकावटें डाल दी थी बिजनेस पर्पज़ से भी। उस समय फ्रांस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इंडिया का, इसलिए ये भी ज़रूरी बन जाता है आपका, फ्रांस आपके लिए इसलिए ज़रूरी बन जाता है। फ्रांस में बहुत सारे हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का आपको मिल जाएगा, यूनेस्को का मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंटरपोल का कहाँ पर है, फ्रांस के लियोन शहर में, लियोन पूछा जाता डायरेक्टली, पेरिस नहीं पूछा जाता ना, आपसे फ्रांस पूछा जाएगा कि कौन से देश में है। और इजराइल भी देखिए एक बहुत अच्छी कंट्री रही है इंडिया के हिसाब से। ये सारे मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ जियोग्राफिकली हैं, ये स्टैटिक जीके भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट जियोग्राफिकली ज़रूरी बन जाते हैं। इजराइल से याद रखिएगा, हम करते हैं इनके साथ ब्लू फ्लैग, ठीक है, वैसे ही एग्जैक्टली ये है ब्लू फ्लैग, सॉरी जी है ये, और ये हम इजराइल के साथ करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बोफोर्स तोप थी हमने कहाँ से ली थी, मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो में गलती से बता दिया था इजराइल, तो याद रखिएगा वो स्वीडन के साथ हमने ली थी, जो बहुत अच्छी बोफोर्स तोप जो थी, जिसमें एक तरीके से बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। उसमें जो हमारे मिस्टर क्लीन जिनको कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर, उनका भी नाम आ गया था, और जो हमारे बिग बी है अमिताभ बच्चन, उनका भी नाम आया था। तो ये हमने स्वीडन से ही मंगाई थी, बहुत ज़रूरी नाम है इसलिए याद रखिएगा। बोफोर्स तोप हमने मंगाई थी स्वीडन से, राइट। इजराइल मैंने आपको गलती से बता दिया था। यहाँ की एक इंटेलिजेंस यूनिट जिसको कहा जाता है उसका नाम है मोसाद, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है, सबसे अच्छी है जो आज के टाइम में मोसाद है वो, और वो इजराइल की है, जैसे हमारे यहाँ की है रॉ, ठीक है। अगर हम बात करें, चलिए पाकिस्तान की बताइएगा कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है। क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। और भी कुछ देख लेते जो अभी आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। मंगोलिया भी ज़रूरी बन जाता है, नोमैडिक एलिफेंट हम करते हैं किसके साथ, एलिफेंट, ये हम करते हैं मंगोलिया के साथ, याद रखेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच में होती है वॉर एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। अगर आपसे पूछा था यूएई, ठीक है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इसके साथ हम कौन सी करते हैं, डेजर्ट नाइट। इसने भी स्टार्टिंग से इंडिया का सपोर्ट करा है। डेजर्ट ईगल, ठीक है, डेजर्ट ईगल, इनके साथ हम वॉर एक्सरसाइज करते हैं, याद रखिएगा। ये खंजर किसके साथ करते हैं, किर्गिस्तान के साथ करते हैं। काजिंद पूछा जाएगा तो किसके साथ करते हैं, काजिंद, ये हम करते हैं कजाकिस्तान के साथ। खंजर मैंने आपको बता दिया किर्गिस्तान के साथ। जापान के साथ भी हमारा स्टार्टिंग से रिलेशन अच्छा रहा है, ठीक है। इनके साथ हम कौन सा करते हैं, धर्मा गार्जियन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनके साथ एक और करते हैं, हम जीमैक्स करते हैं, ठीक है, जीमैक्स हम इनके साथ करते हैं जापान के साथ। इंडोनेशिया के साथ करते हैं गरुड़ शक्ति, राइट। इंडोनेशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन था इंडिया का स्टार्टिंग से। साइक्लोन किसके साथ करते हैं हम, मिस्र के साथ करते हैं। साइक्लोन आता है तो आपको तुरंत याद रखना हरिकेन। हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है, कपिल देव को, ठीक है, हरियाणा हरिकेन।
और अगर हम बात करेंगे इंद्र किसके साथ करते हैं, तो रसिया के साथ करते हैं। मैत्री किसके साथ करते हैं, थाईलैंड के साथ करते हैं मैत्री। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। और फैक्ट देख लेते हैं, बस इतने याद रखिएगा जो अभी आपको रिसेंट टाइम पे वॉर एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए नेबरिंग कंट्री के और मैं आपको बता रहा था कौन सा हो जाता है आपका, नेपाल भी आ जाता है, ज़रूरी है। नेपाल से रिलेटेड भी हम फैक्ट देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आए जाते हैं नेबरिंग कंट्री के अकॉर्डिंग। पहली पूछी जाएगी सबसे सिंपल चीज़ है आपका कि नेबर स्टेट कौन से हैं, ये बाउंड्री कौन से शेयर करते हैं नेपाल के साथ। तो याद रखिएगा पहला करता है आपका सिक्किम, राइट। दूसरा करता है उत्तर प्रदेश, ये तो बहुत सिंपल सा है, उत्तर प्रदेश हो गया। वेस्ट बंगाल भी याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, बिहार, राइट, और उत्तराखंड, ये सारे स्टेट आपके नेपाल के साथ आपके बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए वैसे तो इसके कई ट्रिक्स हैं याद करने के, बट मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ट्रिक पे ज़्यादा ना डिपेंड रहे, अपना कोशिश करिए कि जितना हो सकता है मैप के थ्रू आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। नेपाल की कुछ और फैक्ट बताऊँ जो ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके लिए याद रखनी ज़रूरी है बन जाती है सार्क। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है सार्क का, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, यहीं पे। अच्छा ये बताइएगा कि टोटल मेंबर कंट्री कितनी है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ 8 है। क्या इसमें कुछ चेंजेस रहे हैं कि नहीं हुए, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी कोई ऐसी कंट्रीज में इंक्लूड हुई है कि नहीं। 8 है कि 9 है, ये आप बताइएगा कमेंट में। वैसे मैं 8 बता रहा हूँ जो कन्वेंशनल रहे हैं स्टार्टिंग से। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, जैसे मैं बता चुका हूँ काठमांडू में है। काठमांडू कैपिटल भी है आपकी नेपाल की। और देखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1985 में। ये भी ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है ये, राइट। और देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है सार्क के कितनी कंट्रीज़ हैं, सार्क भी याद रखिएगा 8 कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताई हैं। और ये आपको बताने की कोई नई कंट्री ऐड हुई है कि नहीं। और अगर हम बात करें कि कितनी कंट्रीज़ है इसके अंदर, तो 8 को नाम बता दूं। अफ़गानिस्तान है इसके अंदर, राइट। आपका हो जाता है बांग्लादेश, फिर हो जाता है आपका भूटान, फिर आपका हो जाता है इंडिया भारत, राइट। फिर इसके बाद हो जाता है आपका मालदीव, इसके बाद हो जाता है पाकिस्तान, फिर इसके बाद हो जाता है नेपाल तो खुद ही होगा, और इसके बाद हो जाता है श्रीलंका। ये सारे एशियन कंट्रीज़ हैं अगर आप बात करेंगे तो सार्क के, ठीक है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया काठमांडू में इसका। और देखिए यही ट्रिक है करने का, जैसे आपको दिख रहा है 1985 के अगर नंबर बदल दे तो मैंने आपको बताया था 1958 DRDO की स्थापना हुई थी, राइट। इसी समय नासा की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ऐसे लिंक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो नेपाल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर ये आपका है, ये कौन से भगवान को समर्पित है, पहले याद रखिएगा भगवान शिव को, ठीक है। भगवान शिव से 2-3 चीज़ याद रखिएगा, इनके 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में। ज्योतिर्लिंग का रिलेशन इनके एक तरीके से अलग अलग अवतार के बारे में वर्णन किया जाता है। ज्योतिर्लिंग ये 12 है, सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और याद रखना महाकालेश्वर मंदिर भी आपका मध्य प्रदेश में, कई बार पूछा जाता है और हम इसको गर्द ले लेते हैं, जो ज़रूरी है। पशुपतिनाथ मंदिर मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और बहुत ही बड़ा मंदिर माना जाता है शिव भगवान के हिसाब से। अगर हम देखेंगे कि भगवान शिव का मंदिर कौन सा है पूरे विश्व में बड़ा, तो ये है आपको पशुपतिनाथ मंदिर। अच्छा नेपाल से एक चीज़ और याद रखिएगा, सूर्य किरण नाम की हम एक वॉर एक्सरसाइज करते हैं इनके साथ, ठीक है, सूर्य किरण। तो ये भी हमको याद रखना ज़रूरी है। और मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई दी हैं कैसे कैसे याद रखना है आपको। पूरी तरीके से देखेंगे तो हिंदू एक तरीके से कंट्री है ये, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में हिंदू ही रहते हैं यहाँ पर नेपाल में, राइट। अगर मैं आपको कुछ मंदिर की बात कर रहा था, पशुपतिनाथ मंदिर बताया, तो जैसे वर्ल्ड में देखेंगे तो बहुत से मंदिर हैं, आपको याद रखना है बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर मंदिर ये बताइएगा आप कि कौन से धर्म का रिलेशन है इस मंदिर का, हिंदू धर्म का मंदिर है या जैन मंदिर है या आपका बौद्ध धर्म का है, ये आप बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ ये है आपका इंडोनेशिया में, राइट, इंडोनेशिया में पड़ता है ये आपका। चलिए ये मैं बता देता हूँ, ये है बुद्धिज्म मंदिर, ठीक है, भगवान बुद्ध से रिलेशन है इसका। और अगर हम कुछ और फैक्ट देख लें, जैसे अंगकोर वाट, वैसे इंग्लिश में इसका थोड़ा अलग पढ़ा जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं अंकोर वाट का टेम्पल। अंकोर वाट का टेम्पल है आपके कंबोडिया में, सुपर इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा विश्व का मंदिर माना जाता है ये। और कंबोडिया का ये मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ज़रूर बताइएगा, कई बार पूछा जाता है, राइट। तो ये क्लियर हो गए होंगे जो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वैसे अगर हम कुछ चीज़ें यहाँ से लिंक करके बताएं, जैसे मैं आपको बता रखा है कई बार मैंने आपको कि जैसे देखिए नागालैंड इसी के आसपास पड़ रहा है आपके, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की कंट्री से बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार पूछा कि आपके एग्जामिनेशंस में नागालैंड के साथ कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये पूछा गया SSC का क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ नागालैंड से। और आपका कौन सा लगता है, असम की भी बाउंड्री लगती है यहाँ पर, असम हो गया आपका, नागालैंड हो गया, सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, इनकी
बाउंड्री शेयर करता है नागालैंड। नागालैंड ज़रूरी क्यों बन जाता है, क्योंकि सबसे साइड में है ये। और एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, जैसे कुछ मैं आपको फैक्ट बताऊँ यहाँ से। अच्छा, मणिपुर आ जाता है तो आपको याद रखना मैरी कॉम यहीं की है, MC मैरी कॉम। यहीं की मीराबाई चानू है, ठीक है, मीराबाई चानू। इनके स्टेट बहुत पूछे आते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। चाहे वो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करेंगे, बहुत रेयरली निकलते हैं, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जितना आप अगर सेंटर में बात करेंगे, जैसे आपका दिल्ली हो गया या यूपी हो गया, इन जगहों में पहुँच जाती है, बट नॉर्थ ईस्ट इलाकों में ज़्यादा नहीं पहुँचती। जैसा आप अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था आपके एग्जामिनेशन से एक बार पूछा गया था कि भारत का संरक्षित राज्य, ठीक है, ये कौन सा है, तो याद रखना आपको सिक्किम। और सिक्किम के ही कौन है, बाईचुंग भूटिया, ठीक है, बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए ये आप बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके सबसे ज़रूरी है सुनील छेत्री, जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है उनके गोल के नाम पे अगर हम बात करें तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये सभी आप जानते ही होंगे, पर ये बताइएगा कौन से नॉर्थ स्टेट के जगह के हैं ये, राइट। तो ये क्लियर रखिएगा, 2-3 फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए। नेपाल से इतने ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी रिसेंट टाइम पे मुझको याद आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं म्यांमार। म्यांमार भी ज़रूरी हो जाता है। म्यांमार से देखिए आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको जो रिसेंटली टाइम की बताऊँ जो पूछे जाते हैं कि आपकी नेबरिंग कंट्री पूछी जाएगी, सॉरी नेबरिंग स्टेट जो इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं। पहले याद रखना अरुणाचल प्रदेश, राइट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे तो नागालैंड। नागालैंड से एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं आपको कई बार बोलता हूँ अमूर फाल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसको कहते हैं फाल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहा जाता है कि अभी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अमूर फाल्कन एक नाम का होता है, आप कह सकते हैं पक्षी, अमूर फाल्कन, जो बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं प्रवासी पक्षी होता है, बहुत लंबा ट्रैवल करता है, साइबेरिया से आता है नागालैंड में, कुछ समय तक स्टे करता है यहाँ पर, इसलिए इसको कहा जाता है फाल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नागालैंड को ही बाउंड्री शेयर करता है इसके साथ। बात करेंगे तो मणिपुर भी याद रख लीजिएगा, मणिपुर भी बाउंड्री शेयर करता है इसके साथ, और आपका मिज़ोरम। चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि जिनको सिस्टर्स बोला जाता है, 7 सिस्टर्स, कौन सी हैं वो स्टेट नॉर्थ ईस्ट के, उनको अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। जो मैंने आपको स्टेट बता दी ये बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, राइट। और अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए एक दो चीज़ मुझे अभी याद आ रही है तो मैं आपको बता दूँ। जैसे द्वीप से कई चीज़ें आता है, माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप पूछा गया था रिसेंट एग्जाम में, और कई बार मैं आपको बता चुका, ये कहाँ पर है आपके असम में, सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाता है ये, ठीक है, सबसे बड़ा ये भी बोल सकते हैं नदी द्वीप यही है आपका, सॉरी अगर मैं बात करूँ नदी द्वीप सबसे बड़ा। और आपको याद रखना है कौन से रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है ये। तो जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं इनको ज़रूर याद रखना। अगर इसके हिसाब से मैं देखूँ कि जैसे ही आ जाता है तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम याद रखना है ग्रीनलैंड है। और ये कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। और ये है कहाँ पर, एक तरीके से किसका भाग है, तो याद रखना आपको डेनमार्क का। डेनमार्क की कैपिटल बताएगा कमेंट बॉक्स में, कई बार पूछी जाती है, बहुत सिंपल सी है, आपने देखी भी होगी कई बार, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, इतना हो गया म्यांमार। देखिए म्यांमार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि कुछ ज़्यादा फैक्ट मिलते नहीं हमारे से म्यांमार के। अगर हम देखेंगे तो आगे की तरफ बढ़े, आगे हमारा कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए बांग्लादेश का कुछ अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की पूछी जाएगी कि बाउंड्री शेयर कौन कौन से करते हैं, तो पहला याद रखेंगे त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेघालय भी हो जाता है, मेघालय हो गया जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, मेघालय। असम हो जाता है, राइट। इसके बाद हो जाता है आपका मिज़ोरम। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, ये सारे इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बाउंड्री शेयर करने वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इनका नेशनल एंथम पूछा जाएगा तो नेशनल एंथम याद रखिएगा, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला। ये किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने 3 ऐसे स्टेट हैं, सॉरी कंट्री हैं जिनके नेशनल एंथम लिखे हैं। चलिए बताइएगा, ये तो आप सभी जानते हैं भारत का लिखा और बांग्लादेश का, बट तीसरा कौन सा है वो आप बता सकते हैं। और अगर हम बात करें जैसे अमार सोनार बंगला हो गया, यहाँ की एक साथ वॉर एक्सरसाइज हम करते हैं, कौन सी करते हैं, संप्रीति, इनके साथ संप्रीति वॉर एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं हम, राइट। इनकी करेंसी का नाम पूछा जाएगा तो टका याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा आता है कि कैपिटल क्या है, तो बहुत सिंपल सा है, बता सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी कैपिटल का नाम क्या है। मैंने आपको बताया था भारत के साथ एक बॉर्डर शेयर करते हैं, उसका नाम है 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, SSC का पूछा गया क्वेश्चन था ये रिसेंट टाइम पे, तो ये इसके बॉर्डर का नाम है, राइट। अगर हम बात करें बांग्लादेश में कुछ इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स भी है। हाँ, इंडिया की बात करें तो इंडिया से याद रखिएगा ओनली एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इंडिया में, उसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में फ्रांस और इंडिया की मदद से, ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
बहुत ज़रूरी पूछा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। एकमात्र है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। हम बात कर रहे थे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में याद रखिएगा बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ई है ये। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिल जाएगा, यहीं पे। और बिम्स्टेक के हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका में। एग्जैक्टली अगर जगह पूछा जाएगा, बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी आपकी 1997 में, 1997 में। जैसे 1997 आता है, मैंने आपको बताया था, एक सन याद रखिएगा, अरुंधति रॉय का। इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था और पहली भारतीय थी जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कौन सी बुक थी इनकी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी बुक थी जिसके लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। पहली भारतीय कहा जाता है, अगर महिला भी कहा जाएगा तो याद रख सकते हैं हम, राइट। और अगर हम बात करें 1997 में ही हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट कभी पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और जो भी ऐसी पर्सनैलिटी होती है उनकी रिलेटेड सन जो उनको बहुत बड़े प्राइज़ मिले वो एटलीस्ट हमको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अरुंधति रॉय का नाम बताया आपको। 1997 से एक और चीज़ याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, नाम से पता चला क्योटो। क्योटो कहाँ पर पड़ेगा, आपके जापान में, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोटोकॉल या कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन हुआ था। और ये क्या था, जो ग्रीन हाउसेस गैसेस जो होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, उनको रोकने के लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कैसे हमको इन पर वर्क करना चाहिए, वो सभी को लेकर एक स्ट्रेटजी टाइप का ये एक कॉन्फ्रेंस था, सम्मेलन कह सकते हैं। तो इसी को क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दे दिया गया, राइट। और अगर हम बात करें बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी मॉडल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फुल फॉर्म फिर दोबारा बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी मॉडल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और इसकी अगर आपसे कंट्री पूछी जाती है तो 7 इसकी कंट्री है, मेंबरिंग कंट्री। कौन कौन सी, भारत जिसको कहते हैं, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ये जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी को पता ही होगा इसके बारे में। अच्छा, एक चीज़ अभी याद आ गई, मैं जैसे आपको बता रहा था येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये कई बार पूछा जाता है कहाँ पर है, ये तो USA में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक और बहुत बार पूछा गया अभी रिसेंट एग्जाम्स में, SSC में। मैंने अभी रिसेंट टाइम में 2017 और 18 के पेपर देखे थे। तो याद रखिएगा, क्रूगेर अगर आपसे पूछा जाता है नेशनल पार्क कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका, इसका याद रखिएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। इसलिए मैंने आपको बता दिया, कई बार पूछा जा रहा है रिसेंट के एग्जाम्स में। और इसकी 7 कंट्री मैंने आपको मेमोरिंग बता दी बिम्स्टेक की, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। देखिए, बांग्लादेश से रिलेटेड हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहा है शुरुआत से, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे एक तरीके से रिश्ते अच्छे नहीं रहे, उसके कई रीजंस मैंने आपको बताए रखे, सभी को पता ही है। बट इनके साथ अच्छा रिलेशन रहा है क्योंकि भारत ने इसको आज़ादी दिलाने में एक अहम रोल करा था, एक तरीके से अदा। देखिए, 16 दिसंबर 1971 को इन्होंने एक तरीके से आप बोल सकते हैं आज़ादी मिल गई थी इनको पाकिस्तान से, 16 दिसंबर को मिली थी 1971। बट 26 मार्च 1971 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मैंने जैसा आपको बोला था, आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले समझा दूँ इस चीज़ के बारे में, अलग अलग क्यों है, क्योंकि वैसे तो उस समय मना सकते हैं। चलिए ये आप बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको अपनी प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर वीडियो बाय GK कैफ़े, बहुत डिटेल में बताया था, यहाँ लंबी हो जाएगी वीडियो। अब देखिए, जो इन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ा था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान था ये वाला पार्ट बांग्लादेश का, राइट, पूर्वी पाकिस्तान पड़ता था ये, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था बंगाली लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी और ये एक तरीके से अलग समझते थे। वही बात है, देखिए पाकिस्तान की सोच शुरुआत से अलग है। इंडिया के अगर हम देखेंगे तो अलग अलग स्टेट में, जैसे आपका तमिलनाडु में तमिल है, केरल में आपकी मलयालम हो जाती है, कर्नाटका में आपके सभी जानते हैं कन्नड़ लैंग्वेज, सभी अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है। बट ये इसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे और ये नहीं चाहते थे कि बंगाली भाषा का कोई ऐसा व्यक्ति हमारा एक नेता बने, खासकर वहाँ की सेना। तो इसलिए इनको शेख मुजीबुर रहमान, जो एक बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर, अगर हम बात करें बहुत बड़ी लीड में थे, सबसे आगे जा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ही बन जाएंगे या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बट इनको नहीं बनाया गया और एक तरीके से धांधली की गई और उसमें भी जीत गए थे लगभग 170 में से, अगर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही फिगर्स, 168 ये वो सीट से अपने आप को जीत के आगे आए थे। फिर भी इनके खिलाफ बहुत से इनको जेल में डाल दिया गया, बहुत इनके साथ इनजस्टिस हुआ। इसी कारण ये एक ये हुई आज़ादी के बाद कि आज़ाद होना है हमको, बांग्लादेश को एक अलग तौर पे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का रूप लेना चाहता है। उसी समय फिर इंडिया ने पार्टिसिपेट करा और इनको एक बहुत ही हेल्प कराई। और इसी समय बंग बंधु, मैंने आपको कई बार बोला बंग बंधु का नाम जरूर याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जाता है, इनका नाम क्या है, शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान,
ठीक है। अच्छा, इनका रिलेशन आज के टाइम पे जो शेख हसीना है उनसे क्या रिलेशन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत बार बता रखा है और नॉर्मली सभी जानते होंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए थे। और देखिए इन्हीं के टाइम पे जब ये शेख हसीना इनकी कुछ रिलेशन में लगती है, ये आप बताइएगा, मैंने आपको बताया रखा है कई बार, तो ये बच गई थी। बाकी इनके पूरे परिवार को इन्हीं के जो एक तरीके से जहाँ पर ये रहते थे, इनका आवास था, वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा इनको पूरी तरीके से मार दिया गया था। इनके पूरे परिवार को, वो इसलिए बच गई थी क्योंकि उस समय दिल्ली में थी वो। ठीक है, तो ये बंग बंधु से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। देखिए बंग बंधु आता है तो 2-3 चीज़ याद रखेंगे, दीन बंधु आएगा एक, ठीक है, और एक आता है देश बंधु। इन तीनों के रिलेटेड हमको कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर हम बात करें देश बंधु का, तो देश बंधु का याद रखिएगा, इनको कहते हैं चित्तरंजन दास को। ये इनका एक तरीके से निक नेम कह सकते हैं, चित्तरंजन दास। अगर इनको बोलेंगे ये कौन थे, CF एंड्रयूज़ इनको कहा जाता था, क्या, दीन बंधु एंड्रयूज़। और बंग बंधु कहा जाता था शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि बंग बंधु मतलब बंगाल से इनका रिलेशन रहा था, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कि चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जादूगर किसने कहा था, जादूगर महात्मा गांधी जी को। जैसे ऐसे टाइटल बहुत ज़्यादा दिए गए थे, जादूगर कहा था आपको इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु कहा जाता है, महात्मा गांधी को इन्होंने दिया था टाइटल। इनके अलावा अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे टाइटल महात्मा गांधी जी को दिए गए थे, जैसे मलंग बाबा दिया था, मलंग बाबा ये दिया था आपके खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है, मलंग बाबा कहा था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बापू कहा था, आपके JL नेहरू ने कहा था, राइट। अगर आपसे पूछा था अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था, अर्धनग्न फ़कीर ये कहा था आपके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, फ़कीर ये किन्होंने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये भर्ती कराने वाला सार्जेंट, भर्ती कराने वाला सार्जेंट ये किनको कहा गया था, महात्मा गांधी जी को। रीज़न क्या था, देखिए भर्ती कराने वाला सार्जेंट कराने का रीज़न ये था क्योंकि 1914 के अराउंड, जब आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था आपका 1918 के अराउंड, फिर 1917 के टाइम पे जब बहुत ख्याति बढ़ गई थी महात्मा गांधी जी की, कई लोग उनको पसंद करते थे, उनकी बातों को, और इम्प्लीमेंट भी करते थे। तो इसी समय अंग्रेज़ों ने एक मांग रखी कि अगर आप बोलते हैं कि अगर हमारा आप इंडिया के जो भी जो सैनिक हैं, लोग हैं, हमारी मदद करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो हम उनको एक तरीके से देश को आज़ाद कर देंगे, छोड़ देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने सोचा ठीक है, अगर ऐसे सोच रहे तो हम इस पे लोगों को ज़्यादा कहेंगे कि आप इसमें भर्ती करें, और इन्हीं के कहने पे कई लोगों ने भर्ती हुए उसमें। और ये अंग्रेज़ों की तरफ से, जैसा आप कह सकते हैं ब्रिटिश की तरफ से, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। बाद में क्या हुआ, कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं मिला, उन्होंने जो बात कहनी थी उससे अपनी बात से अलग हो गए, और उसमें उनको फ़ायदा भी हुआ था, तो इसलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था महात्मा गांधी को। तो ये ऐसे क्वेश्चन कई बार अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होने चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था USA में येलोस्टोन नेशनल पार्क है। USA से एक चीज़ और याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनेशन से पूछा जाता है कि रेलवे का सबसे बड़ा जाल, या पूछा जाएगा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ पर है, किस कंट्री का है, तो USA का है। बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है। दूसरे नंबर पे आप याद रख सकते हैं चाइना, नॉर्मली चाइना देखिए दूसरे नंबर पे आ ही जाता है, बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है। हाँ, अगर हम बात करें हमारी कंट्री कौन से नंबर पे है, तो वो है 4th नंबर पे, इंडिया। क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़रूरी है। तो रेलवे जोन अगर आपसे नंबर 1 पे पूछा जाएगा तो USA, दूसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे हमारा देश भारत है, ठीक है। रेल नेटवर्क की बता रहा हूँ। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और 2-3 चीज़ें, जैसे इंटरनेशनली ही बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा स्वेज नहर, ये भी कई बार पूछी जाती है, स्वेज नहर। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी, या स्थापना बोल सकते हैं, इसको बनाया कब गया था, 1859 में बनाया गया था इसको। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, फर्डिनेंड के द्वारा। ये पूछा जाता है, फर्डिनेंड के द्वारा ये बनाई गई थी स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में मैंने आपको कई बार अपनी डिटेल वीडियो में बताया, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, बस आप समझ लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कब बनी थी, 1859 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा बनाई गई थी, फर्डिनेंड के द्वारा, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किन 2 महासागर को जोड़ती है, तो भूमध्य महासागर, भूमध्य सागर को, ठीक है, और इसके बाद अगर बोले तो लाल सागर को जोड़ती है, लाल महासागर बोल सकते हैं आप। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, स्वेज नहर। तो दोनों चीज़ें, अगर जैसी नहर आता तो एक और याद रख लीजिएगा, पनामा नहर, पनामा नहर। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको बनाया कब गया था, ठीक है। पनामा नहर ये कौन कौन को जोड़ती है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को प्लस में अटलांटिक, अटलांटिक महासागर को। और देखिए अटलांटिक से जैसे आता है, मैंने आपको बताया था, यहीं पर आपका बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा पूछा गया है कई बार, कहाँ पर है, तो यहीं पर है। प्रशांत महासागर से आपको याद रखना है, मैरियाना ट्रेंच यहीं पर है, मैरियाना गर्त जिसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ज़मीन का निचला हिस्सा है वो यहीं पर है प्रशांत महासागर में। तो क्लियर याद रखिएगा, हमारे से पूछे गए थे अलग अलग तरीके से ये 2-3 क्वेश्चन, राइट। और बस इतने मैंने आपको बता दिए जो आपको याद रखने हैं बांग्लादेश से। वैसे तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अभी इसी टाइम पे मुझे रिसेंट टाइम पे याद आ रहा है। श्रीलंका आ जाता है, श्रीलंका भी ज़रूरी बन जाता है। श्रीलंका से एक चीज़ याद रखिएगा,
श्रीलंका के पहले मैंने आपको बता दी, जो यहाँ पे एक जल संधि जोड़ती है भारत के साथ, यहीं पे बना हुआ है श्रीलंका नीचे, तो इस जल संधि का नाम ही पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। इसका दूसरा नाम है पाक स्ट्रेट या पाल्क स्ट्रेट भी कहा जाता है, इसको स्ट्रेट है, ठीक है। ये इसके याद रखने नाम दोनों, ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। हाँ, अभी रिसेंट टाइम पे एसएससी के सीजीएल 2019 में पूछा गया था कि इसका पुराना नाम क्या था, तो याद रखेंगे सियोल नाम था इसका पुराना, ठीक है, श्रीलंका का। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दोबारा लिख देता हूँ, सियोल, ठीक है, इसका पुराना नाम हुआ करता था, किसका, श्रीलंका का। अगर आपको मैंने बताया था 3 राष्ट्रगान लिखे थे, तो वो तीसरा देश कौन सा था, यही था श्रीलंका, तो ये याद रख लीजिएगा, पहले मैंने आपको बताया नहीं था। एक हम्बन टोटा बहुत बार पूछा जाता है, हम्बन टोटा जो ब्रिज है या बोल सकते हैं पोर्ट है, बंदरगाह है, ये कहाँ पर है आपका, तो यहीं पर है। और अभी इसके ऊपर आपने सुना ही होगा, हम्बन टोटा पूरे पोर्ट को एक तरीके से दे दिया गया है किसको, चाइना को, क्योंकि पूरी तरीके से ऋण में आ गया है, जिसको कह सकते हैं पूरा कर्जे में डूब गया है श्रीलंका। तो इन्होंने इसी टाइम पे दे दिया था चाइना को कि आप 100 साल तक इसमें पूरी तरीके से अधिकार कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं पूरी तरीके से किन के अंडर कंट्रोल हो गया, वो चाइना के अकॉर्डिंग में हो गया है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़ जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कैपिटल। देखिए कैपिटल को लेके भाई कई बार कन्फ्यूज़न होती है, जैसे अगर आपसे पूछा है कि कैपिटल कौन सी, तो सिंपल याद रखिएगा कोलंबो कहा जाता है, ठीक है। बट अगर आपसे अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, अगर आपसे पूछा है एग्जीक्यूटिव कौन सी है जो आपकी कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव हो जाएगी आपकी कौन सी, यही हो जाएगी कोलंबो। बट आपसे पूछा है जुडिशियल कौन सी है, तो उसका नाम है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, तो याद रख लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा है जुडिशियल कैपिटल, एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बता ही दिए, राइट। हम इनके साथ कौन सी वॉर एक्सरसाइज करते हैं, स्लाइनेक्स करते हैं, ये भी हम याद रख सकते हैं, स्लाइनेक्स कर सकते हैं। इनकी यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बेसिकली, तो सिंहली लैंग्वेज बोली जाती है, सिंहली। मैंने इसके ऊपर बहुत सी आपको डिटेल में वीडियो बताई थी, प्राइम मिनिस्टर जब मैंने आपको बताया था, जो हमारे कौन से मिस्टर क्लीन नाम के जो हमारे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, इसी एक तरीके से श्रीलंका के विवाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत डिटेल में बताया था, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस आप याद रखिएगा सिंहली लैंग्वेज का क्या है, क्योंकि वहाँ पे वर्चस्व ज़्यादा क्या था, सिंहली लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज वहाँ पे बेसिकली बोली जाती है। बट अगर आप वर्चस्व बोलेंगे ज़्यादा, मेजोरिटी में क्या बोली जाती है, तो बोली जाती है आपकी तमिल, ठीक है। सिंहली भी बोली जाती है बट बहुत कम रेशियो दोनों के बीच में, अगर हम देखें तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं 50-50% दोनों बोली जाती है। तो आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि तमिल बोली जाती है कि नहीं, वहाँ पे बोला जाता है कि सिंहली लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो श्रीलंका की ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। और देखिए यहीं पे हमारा तमिलनाडु है, बहुत ज़्यादा कल्चर मिलता भी है। तो यहीं पर है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है आपका, याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है आपके, कहाँ से, श्रीलंका के साथ। तो याद रख सकते हैं हम श्रीलंका में, ठीक है, कन्याकुमारी में है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और मैंने विवेकानंद जी का नाम आता है तो 1893 का टाइम याद रखिएगा, शिकागो में इन्होंने एक लेक्चर दिया था हिंदू धर्म के बारे में कि क्या है हिंदू धर्म, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और बस याद रखिएगा 1893 से इनका रिलेशन रहा है। इनके बारे में आपको कई बार बताया, कुछ फैक्ट बता दूं, जैसे आपके पूछा जाएगा इनके गुरु का नाम क्या था, क्योंकि किसी शिष्य से उनके गुरु की पहचान ज़रूरी है, तो उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु थे। और इनके बारे में इन्होंने कई ऐसी बातें बोली थी कि स्टार्टिंग में इनको नहीं लगा था कि इतने बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। बाद में जब इनके बारे में धीरे धीरे उन्होंने इनसे पढ़ा सीखा, तब इनको पता चला कि रामकृष्ण परमहंस क्या एक तरीके से पर्सनैलिटी है। तो याद रखिएगा इनके गुरु रहे थे, इनके द्वारा लिखी गई थी वेदांत, ठीक है, वेदांत इनके द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछा है इनका निक नेम क्या था, नरेंद्रनाथ इनका निक नेम था। पहले इनको नहीं कहा जाता था, पहले इनको नरेंद्रनाथ कहा जाता था, बाद में इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद कर लिया, राइट। अगर आपसे पूछा है करेंसी कौन सी, तो श्रीलंका रुपीज़ है, ये तो सिंपल सा है, रुपीज़ जैसे ही आता है। मैंने आपको बताया था 2010, याद रखिएगा, ये रुपीज़ का जो सिंबल था 2010 में शुरू किया गया था। ये सिंबल किसने बनाया था, तो याद रखेंगे हम, उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट हमको एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जाम्स के लिए। ये 2010 में मैंने आपको बता दिया। जैसे आपका पहली जो बिटकॉइन थी, बिटकॉइन बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, इसको बनाया गया था बिटकॉइन, ठीक है, और 2009 में बनी थी ये। और इसको कहा जाता है कि पहली क्रिप्टो करेंसी थी ये, और सातोशी नाकामोतो के द्वारा बनाई गई थी ये, नाकामोतो के द्वारा बनाई गई थी। तो ये भी याद रखना है, बिटकॉइन के हिसाब से आपको याद रखना है। और ये जापान के थे, ठीक है,
जापान के थे। जापान से एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, जापान की एक ड्रेस है, बहुत आपने मूवीज़ वगैरह में या कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेट होती है और हाफ तरीके से महिलाएं पहनती है उसको क्या कहा जाता है, उसको याद रखिएगा कीमोनो कहा जाता है। ठीक है, लिख दिया मैंने, ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन था, तो जो आपको लिंक करके बता दिया। अगर हम बात करें, देखिए श्रीलंका से एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था, वो था श्री मावो भंडार नायके, या भंडार नायके याद रख लीजिए, डायरेक्टली यही पूछा जाता है, भंडार नायके। ये श्रीलंका की ही प्रधानमंत्री थी महिला, और पूरे विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री यही बनी थी। अब भारत की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत की आज तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही है। सीएम बात करेंगे हमारे देश की तो सुचेता कृपलानी पहली। ठीक है, सुचेता कृपलानी कहाँ की बनी थी, यूपी की बनी थी। अगर आपसे पूछा था गवर्नर कहाँ की थी, तो गवर्नर याद रख लीजिएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू, ये भारत की पहली आईएनसी कांग्रेस थी। ठीक है, आईएनसी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, पहली महिला, भारतीय की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर पूछा जाएगा पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आईएनसी की, तो होती एनी बेसेंट। दोनों में अंतर है, राइट, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में। हम बात कर रहे थे, बाकी एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, मित्र शक्ति यहाँ पर हम वॉर एक्सरसाइज इनके साथ करते हैं, किनके साथ, श्रीलंका के साथ। तो ओवरऑल आपको नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड मैंने फैक्ट बता दिए, क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है कई एग्जाम्स में, आप 2-3 साल से देखिए तो नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड कई फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे नेशनल एंथम हो गया, कि वहाँ पर कौन सी फेमस चीज़ें हैं, वो आपको लिंक करके भी याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो क्लियरली मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे करना है, ज्योग्राफी हो, स्टैटिक हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी वैसे ही करें। और इसी तरीके से मैंने आपको बता रखा था, ई बुक ले लीजिएगा मेरी, मैंने ऐसी डिटेल में आपको प्रोवाइड करा रखी है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके और वाक्य वगैरह आप कर रहे हैं तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको उसमें मिल जाएंगी, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जितना मैंने अपनी तरीके से पढ़ा है उसी तरीके से मैंने आपको कंटेंट दिया, मैं ऐसे ही पढ़ता था और हमेशा से मेरे जीके में अच्छे मार्क्स रहे। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मैं नहीं बोलता, क्योंकि उस समय नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ करता था, ये रॉ मार्क्स थे मेरे 50 में से, तो बहुत एक अच्छा स्कोर माना जाता है, राइट। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना है। वीडियो पसंद आए तो देखिए, मैं बोलूँगा एक रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कंटेंट में कुछ अच्छा लगा है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, थोड़ा अप्रिशिएट होता है उससे। लगता है कि अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या उसमें कुछ लगता है कमी है तो उसको ठीक करेंगे। बाकी शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जीके से रिलेटेड आपको मिलती रहती है चैनल पे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।